अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज है जनाब वीकेंड, और वीकेंड की जो वाइब्स होती हैं वो कुछ डिफरेंट ही होती हैं और कुछ अलग सी ही होती हैं। अच्छा, ये जो वीकेंड वाइब्स होती हैं ना, इसमें होते हैं आपके बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी चीज़ें आप इस तरह से प्लान कर रहे होते हैं कि आपको लगता है कि भाई आज हमने क्या करना है, कल छुट्टी है, कल का दिन कैसे प्लान करना है। और तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे ही मैं आपसे ये बात कर रही होती हूँ कि अपने काम जो है वो जल्दी लाइन अप कर लिया करें, क्योंकि ये याद दिलाना आपको बड़ा ज़रूरी है कि आपने अपना वीकेंड एंजॉय करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो वीकेंड कैसे एंजॉय करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग वीकेंड ऐसे एंजॉय करते हैं कि उनके जो पेंडिंग काम होते हैं ना वो कर लेते हैं, तो उनको बड़ी खुशी महसूस होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप लोगों को जो भी काम करके खुशी महसूस होती है, डिनर करके, बाहर जाके आउटिंग करके, घर का काम करके, किचन साफ़ करके, कमरा साफ़ करके, वार्डरोब साफ़ करके, तो आप वो काम ज़रूर करें। क्योंकि जिस काम को करके आपको खुशी महसूस हो, जो काम आपका पैशन हो, जो आपका गोल हो, वही जब आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली खुशी महसूस होगी। अच्छा जी, अब आज स्टार्ट लेते हैं एक ऐसी ख़बर से जो तकरीबन कल से ही हम सुन रहे हैं, और सुनने के बाद जो है समझ नहीं आ रहा कि इस खबर के बारे में बात किस तरीके से की जाए। क्योंकि हम सब के लिए ही मामला बड़ा सेंसिटिव होता है। जहाँ पर बात आ जाती है माँ और बाप की, जहाँ बात आ जाती है वालदैन की, तो वहाँ पर तमाम लोग ही बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। और देखा जाए तो दुनिया में माँ बाप के अलावा सच्चे रिश्तों में और रखा ही क्या है। तो बहुत सारे लोग जो है इस खबर के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म से बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी इस हवाले से ज़रूर बात करती हूँ। क्योंकि हम सबको अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम सबको सीखने की ज़रूरत है, हम सबको इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि हम लोगों तक अपने प्लेटफॉर्म से ये बात पहुँचाएँ कि जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो बाकी भी इससे अवेयरनेस हासिल करें। मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस आयशा साहिबा की। जी हाँ, मरहुमा के हवाले से जिस तरह की खबर गर्दिश कर रही थी और जिस तरह से उनके हवाले से खबर सामने आई कि तकरीबन 5 या 6 दिन हो चुके थे और उनकी लाश जो थी उनके घर में मौजूद थी और उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। और जो सुनने में आया या रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ये बताया जा रहा है कि उनका एक बेटा जो है वो बाहर है, मुल्क से बाहर है, और एक बेटा जो है वो आई गेस शायद इस्लामाबाद में है। तो बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से बहुत सारी बातें की, और बहुत सारे लोगों ने जो है इस हवाले से ये कहा कि बेटे ने क्या एक हफ़्ते तक भी माँ से रब्ता नहीं किया, या जो उनके बेटे थे, जो अहलो अयाल थे, जो उनके घर वाले थे, क्या उन्होंने जो है वो ये जो एक्ट्रेस हैं आयशा, इनसे रब्ता नहीं किया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ी सीनियर हैं, और खालदा रियासत जो हैं एक एक्ट्रेस थी, उनकी ये जो हैं वो बहन थी। तो इस तरह के जब भी वाक़यात होते हैं तो दिल दहल जाता है। इस तरह के वाक़यात में औलाद को बड़ी ज़रूरत है कि वो माँ बाप के साथ में इंटैक्ट रहे। बड़ी ज़रूरत है कि ऐसे मौके पर जब वालदैन बूढ़े हो जाएं तो आप उनका सहारा बनें, क्योंकि ये बूढ़े और कमज़ोर वालदैन जो है ना आपके लिए जन्नत का रास्ता है। ये बूढ़े और कमज़ोर वालदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो इनको आपकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, इनको औलाद की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। ये चाहते हैं कि आप जो है इनका साथ दें, लेकिन लोगों ने इसी तरीके से कहा कि कुछ वजूहात सामने नहीं आ सकें, और अब इनके पोस्टमार्टम के हवाले से भी यही कहा गया कि जी इनके अहले खाना बताएंगे। तो ये बड़ा सैड इंसिडेंट था जो कि रोनुमा हुआ, और जो मीडिया फिटर्निटी है इस हवाले से वो कई बातें कर रही है कि इनके बच्चे कहाँ थे, क्या एक हफ़्ते तक रब्ता नहीं हुआ, क्या ये अपने बच्चों से बात ही नहीं करती, क्या इनके बच्चों को एक हफ़्ते तक ख्याल भी नहीं आया, 5 दिन तक ख्याल भी नहीं आया कि उनकी वालदा कहाँ हैं, और ये अकेली रहती थी तो क्यों रहती थी, क्या इनके साथ कोई मेड नहीं रहती थी, या फिर इनका जो ओवरऑल जो फैमिली सिस्टम है वो कहाँ था। तो एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस, और उसके बाद किसी ने ये भी ट्वीट किया, ये भी खबर सामने आई कि आयशा आपा जो हैं उनके हवाले से ये खबर सुनना भी जो है वो बड़ा दिल दहला रहा था कि एक हफ़्ते से उनकी लाश जो है वो घर में थी। तो इस तरह के वाक़यात जब भी होते हैं तो इस तरह के वाक़यात पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और वो तमाम बच्चे जो कि अपने वालदैन से प्यार करते हैं, और ज़ाहिर सी बात है ये उनका फैमिली मैटर है, वी कैन नॉट से एनीथिंग, ये तो जब उनके फैमिली आएगी और उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तब पता लगेगा। बट इस वाक़े से हम सब ने क्या सीखा? इस वाक़े से हम सब ने ये सीखा कि अगर कहीं अपने वालदैन के लिए कोई कोताही रह भी जाए तो उसे पूरी करने की कोशिश करें। अपने वालदैन को अपनी मग़फ़िरत का ज़रिया समझें। अगर आपने अपनी दुनिया और आखिरत अच्छी बनानी है तो अपने वालदैन की खिदमत करें। जो भी शख्स, कोई भी शख्स अगर अपने वालदैन के लिए
दुनिया की बड़ी बड़ी नेमतों को ठुकरा देता है, दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें अपने वालिदैन के लिए बहुत सारे लोग जो है वो छोड़ देते हैं। यकीन करें अल्लाह ताला उनसे बढ़कर उनको सिला देता है। अपने वालिदैन को अपने साथ रखने की कोशिश करें, अपने वालिदैन के लिए अपना टाइम निकालें, अपने वालिदैन के लिए अपना वो पैसा जो आप मेहनत से कमाते हैं उनकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से, वो रिस्क जो आपको कमज़ोरों की वजह से मिलता है, उन पर रहम खाएं, उनसे मोहब्बत करें। क्योंकि जो लोग अपने वालिदैन से प्यार करते हैं फिर उनको किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं होती। वालिदैन एक ऐसी चीज़ होते हैं जो आपको दुनिया और आखिरत में जो है ना कामयाबी का रास्ता बताते हैं। वालिदैन जैसे भी हैं अपने वालिदैन के साथ रहें, बीमार हैं, बूढ़े हैं, आपको कोई परेशानी हो रही है तो यकीन करें आपको लम्हा लम्हा सवाब है कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनको हर तरीके से बर्दाश्त करें। चलें आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि भाई आज दुनिया भर में जो है वो योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी हाँ, योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है और योगा के कई सारे फ़ायदे हैं और योगा करने से जो है बहुत सारे लोग अपने बेनिफिट्स बताते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स है। तो जो योगा है वो एक संस्कृत ज़बान जो है उसका वर्ड है जिसका मतलब है इत्तेहाद, यानी जिस्म, दिमाग और रूह का आपस में राब्ता। अच्छा जी, हर साल 21 जून को योगा का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में योगा की अफादियत को उजागर करना और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है। योगा का आलमी दिन मनाने की तजवीज़ जो है वो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दी थी अक़वाम मुत्तहिदा को। अच्छा, उसके बाद जो है 2014 में उसको मंजूर किया गया और 2015 से जो है ये दिन बाकायदा मनाया जा रहा है। अच्छा, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई तो मैंने भी एक उनकी वो देखी थी फुटेज जिसमें वो योगा कर रहे थे और मैंने उस टाइम पर यही सोचा कि वो जितने भी लोग योगा कर रहे थे तो उनको उस टाइम पर ये था कि जी सब लोग एक ही तरफ में, एक ही डायरेक्शन में सिमिलरली जो है वो योगा करें, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो मुख्तलिफ उनके एंगल्स थे और योगा की अहमियत अपनी जगह। लेकिन वो जो मैंने फुटेज देखी तो उससे मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी जो आपके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन योगा करने से क्या होता है तो जनाब, योगा करने से ज़हनी सुकून मिलता है, तनाव में कमी आती है और आज योगा का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है उस हवाले से हम आपको योगा के बारे में बता रहे हैं कि योगा करने से जिस्मानी ताकत बढ़ती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होती है। योगा न सिर्फ जिस्मानी वर्जिश है बल्कि रूहानी तवाज़ुन और अंदरूनी सुकून का ज़रिया भी है। ये एक ऐसी मश्क है जो हर उम्र के अफराद के लिए फ़ायदेमंद है और इसे किसी ख़ास साजो सामान के बगैर किया जा सकता है। योगा इंसान को फितरत के करीब लाता है और जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी हम आहंगी पैदा करता है। योगा का आलमी दिन हमें ये सिखाता है कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए जिस्म के साथ दिमाग और रूह का तवाज़ुन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब योगा करें, योगा करने से आप फिट भी रहेंगे। इसके साथ साथ मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, तो योगा भी करें, नमाज भी पढ़ें, तो आप देखें कि फिर आपको इसके कितने सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। शी इज़ माई फेवरेट ऑल्सो। आई एम टॉकिंग अबाउट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। जी हाँ, बेनज़ीर भुट्टो की आज 72वीं 72वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। आला तालीम ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की। उनके जो वालिद हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद कम उम्री में पार्टी की उन्होंने बागडोर संभाली। अच्छा, क्या हुआ कि 1987 में आसिफ अली ज़रदारी के साथ रिश्ता अज़्ज़वाज में वो मुंसलिक हुई। फिर 1988 में जो है पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म जो है मुंतखब हुई और फिर उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अच्छा, उसके बाद दिसंबर 2007 में लियाकताबाद में अवाम से अपना आखिरी खिताब किया। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये 27 दिसंबर 2007 जो है वो है दहशतगर्दों ने अपने अज़ाइम की तकमील में मोहतरमा को शहीद कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेमिसाल थी। तो ये जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, आज जो पीपल्स पार्टी है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जगहों पर जमा भी हो रही है, सेलिब्रेट भी कर रही है, उनकी जानिब से जो है वो तैयारियां भी की गई हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं शहर कायद के मौसम की। जी हाँ, शहर कायद का जो मौसम है वो है खुशगवार, औसम, और जो बादलों के डेरे हैं वो बन चुके हैं और कराची वाले बस रेडी हैं। तो शहर कायद में मौसम जो है वो तब्दील हो गया है, शहर में बादलों के डेरे हैं। अच्छा, शहर में आज बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर में समंदरी हवाएँ बहाल होने से मौसम सुहाना हो गया है। मौजूदा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है।
ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री तक रहने का इम्कान है। अच्छा, जुनूब मगरिब सिम्त से 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने जो काम किया है, पाकिस्तान नेशंस कप, पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। जी हाँ, ये वही हॉकी है जिसके बारे में बात की जा रही थी कि जी ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते और क्या होगा, लेकिन आप देखें कि मेहनत से हमारी जो ये स्पोर्ट्स है ये कहाँ पहुंच गई हॉकी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH के नेशंस कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। ये पाकिस्तान, ये सोचें आप कि वो हॉकी है जिसके बारे में क्या क्या बातें नहीं होती, फंड्स नहीं हैं, प्लेयर्स नहीं हैं, इंटरेस्ट नहीं है और दीगर मसाइल हैं, लेकिन आप देखें कि मैं बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारे इस मॉर्निंग शो के थ्रू हमारे इन तमाम स्पोर्ट्स को, हमारे इन प्लेयर्स को, ये जो हॉकी के प्लेयर्स हैं इनको देना चाहती हूँ। सेमीफाइनल ने पाकिस्तान फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुँच गया है। मलेशिया के शहर कोलालमपुर में जारी इवेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को सेमीफाइनल में पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त से 2-4 किया। मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मैच 3-3 से बराबर रहा। इब्तदाई 2 क्वार्टर्स में पाकिस्तान को 0-2 के खसारे का सामना था, जिसने तीसरे क्वार्टर में कम बैक करते हुए 3 गोल स्कोर किए। इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल कोरिया और न्यूजीलैंड के दरमियान आज खेला जाएगा, जबकि फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इवेंट की फातेह टीम प्रो हॉकी लीग में रिसाई की हकदार ठहरेगी। अच्छा जनाब, तो ये जो खबर है ये मैंने आपके साथ में शेयर की। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमारा जो स्पोर्ट्स है, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो और अल्लाह करे फुटबॉल भी कोई इसी तरह का कुछ काम कर ले, क्योंकि फुटबॉल की बाज़ाब्ता तौर पर जो है उस तरह से ना खबरें आती हैं और ना वो टीम उस तरह से जनरेट हो पाती है, या एक तरह से कलेक्टिव जो है ना वो खबर सामने नहीं आती। तो हर स्पोर्ट्स अल्लाह करे हमारा अच्छा ही जाए। सोने की कीमत पे बात करते हैं कि गोल्ड की कीमत में कमी हो गई या फिर गोल्ड की कीमत बढ़ गई है। तो सोने की कीमत में जो है वो कमी हो गई है, कमी वाक़ई हो गई। आलमी मार्केट में सोना जो है वो $16 सस्ता होकर $3,356 फ़ी औंस पर आ गया। 1 तोला सोना 1,595 रुपये सस्ता होकर 3,57,000 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 1,368 रुपये कम होकर 3,06,069 रुपये पर आ गया है। 1 तोला चांदी 24 रुपये कमी से 3,796 रुपये पर आ गई है। जल्दी से बढ़ते हैं दाल माश की जानिब। और दाल माश क्या है जी? माश की दाल जो है वो 385 पर है। फिर उसके बाद जो मूंग की दाल है वो 250 पर है। फिर उसके बाद जो मसूर की दाल है वो 260 पर है। फिर उसके बाद जो दाल चना है वो 280 पर है। फिर उसके बाद जो काबली चना है वो है 350 पर। अच्छा, इसके बाद जल्दी से चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। मौसम की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है। 11 बजे जो मौसम है वो कैसा रहेगा, तो आपको बताते हैं कि 11 बजे जो है वो रहेगा 33 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड और 2 बजे भी 35 सेंटीग्रेड ही मौसम रहेगा। अच्छा जी, थंडर स्टॉर्म जो है एक्सपेक्टेड है 2 PM पे, यानी जो हवाएं हैं वो 2 बजे चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और फ़ौरन से जाते हैं और पता करते हैं कि जी माल का हाल, यानी जो करेंसी का रेट है ना उसमें क्या कुछ चल रहा है। और आज जो करेंसी है उसके रेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं। सो हियर वी गो नाउ कि करेंसी के जो रेट्स हैं वो क्या हैं। माल का हाल जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 187, कैनेडियन डॉलर जो है 210 है, यूरो जो है 328 है, कुवैती है जो दिनार है वो है 923। उसके बाद व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव यूके पाउंड 384, वी हैव सऊदी रियाल 76, वी हैव स्विस फ्रैंक 338, वी हैव US डॉलर 285। और इसके बाद फ़ौरन से ही आपको बताते हैं कि ग्रॉसरी करने जाने से पहले सब्जियों के ये रेट्स जो हैं वो ज़रा सुनते जाएं कि सब्जियों के रेट्स जो हैं वो आज क्या हैं। तो जो वेजिटेबल प्राइस हैं मार्केट में, हियर वी गो नाउ। टमाटर है 52, फिर उसके बाद जो है आलू है 46, फिर वी हैव लहसुन 230, फिर वी हैव अदरक 575, गाजर 81, तुरई 58, लौकी 58, फूल गोभी 115, देन वी हैव खीरा 58, आँखों के लिए बेहतरीन, भिंडी 82 और जो है प्याज जो है वो है 29 पर। तो ये जो है हमने आपके साथ में रेट शेयर किया। और इसके साथ साथ ही जो है हमारी स्क्रीन पर थोड़ी सी देर में जो है वो मटन के, चिकन के जो प्राइजेस हैं वो पॉप अप हो जाएंगे। मीनवाइल मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि बिजली का बड़ा मसला चल रहा है कराची में। जो एलानिया लोड शेडिंग है उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। 4-4, 5-5 घंटे जो है
वो लोड शेडिंग की जा रही है और कई जगहों पे तो दौरानिया इससे भी बढ़ गया है। तो कराची के 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली की फरहमी जारी है और 30% इलाकों में बिजली की एलानिया लोड शेडिंग है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस की बंदिश भी मामूल बन गई है। अच्छा जी, गैस की बंदिश भी है, लाइट भी नहीं है, पानी के भी मसले हैं। तो ये है भाई शहर कायद के हालात। लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, कोरंगी समेत बेशतर इलाके गैस के मसाइल से दो चार हैं। केबल फॉल्ट, तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह न दी जाए, ये कह रहे हैं भाई तर्जुमान के इलेक्ट्रिक। तो ये तो हो गई जी हमारे साथ में जो हमने आपके साथ में सिटी अपडेट शेयर की। नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हम रिपोर्टर सेशन में आपको कहेंगे खुशामदीद और आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आजकल जो सीज़न है वो है बच्चों की छुट्टियों का सीज़न और बच्चे इस सीज़न में जो है बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और मज़े से जो है वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि उनको समर कैंप जो है वो ज्वाइन कराया जाए। अब बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो बच्चों को ये मना रहे होते हैं कि नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं है, समर कैंप नहीं ले जा सकते, आपने जो भी करना है घर में हल्ला गुल्ला कर लें या रैंडम पिकनिक बनाने चले जाएँ। लेकिन बच्चे नहीं मानते और बच्चों को लेके जाना पड़ता है समर कैंप और वहाँ पर फिर उनको ले जाके जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ें जो है वो कंटिन्यू करवानी पड़ती हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्या वाकई बच्चों को समर कैंप लेके जाना चाहिए, क्या वाकई समर कैंप बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट हैं या नहीं। ये पैकेज देखिए हमारे करस्पॉन्डेंट निशायान उन्होंने बनाया, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। 2 माह की जून जुलाई की छुट्टियों में बच्चों के लिए सीखने का बेहतरीन मौका। कई बच्चे शहर से दीगर शहरों में जाते हैं इस 2 माह की छुट्टियों में, जबकि बहुत से बच्चे जो है वो समर कैंप्स का इंतखाब करते हैं। और समर कैंप्स में ना सिर्फ खेल कूद जबकि इसके साथ साथ जो है सीखने के बेहतरीन मौका का भी जो है फ़ायदा उठाते हैं। इसमें बात करें अगर फर्स्ट एड, सैंड आर्ट और इसके साथ साथ जो स्विमिंग समेत दीगर एक्टिविटीज़ में भी भरपूर हिस्सा लेते हैं। किस तरह ये एक्टिविटीज़ से फ़ायदा उठाते हैं आइए दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समर कैंप में हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती और उसके साथ साथ जो है फर्स्ट एड, स्विमिंग और दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं उससे जो है फ़ायदा लिया जा रहा है। लेकिन इस क्लासरूम में अभी क्या चल रहा है आइए चलते हैं वो देखते हैं और इन बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, क्या कर रहे हैं? आर्ट कर रहे हैं। आर्ट में किस चीज़ से क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं? ग्लू। ग्लू। और ग्लू के साथ फिर क्या करेंगे? उसके ऊपर मिट्टी लगाऊंगा। मिट्टी। तो मतलब अभी सैंड आर्ट बना रहे हैं? यस। तो चलें जी, मेरे साथ यहाँ पे जो है इनकी टीचर भी मौजूद है जो कि इनको ट्रेनिंग दे रही है यहाँ पे आर्ट्स की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीन है। अच्छा, क्या कहेंगी आप कि आर्ट बच्चों को सिखा रही हैं इस कम उम्र में, तो कितना फ़ायदेमंद है और आर्ट को क्या देख रही हैं कि दुनिया में किस तरह जो है इन पे काम किया जा रहा है? समर वेकेशंस में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का एक टाइम इस तरीके से गुजरना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करें। उनकी स्क्रीन आजकल बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, तो आई थिंक आर्ट एंड क्राफ्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं और वो बच्चों के लिए वैसे भी प्रोडक्टिव है, उनके माइंड के लिए बहुत प्रोडक्टिव है। फिर सेकेंडली इस एज ग्रुप के फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत प्रोडक्टिव। समर कैंप पे बच्चे जो है वो जिस तरह दीगर एक्टिविटीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं इसी तरह जो है आर्ट से भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक अच्छी एक्टिविटी है। इसके साथ जो है दीगर जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे समर कैंप पे की जा रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं और उन बच्चों से भी बात करते हैं। चलें। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं एक निजी इंस्टीट्यूट पर आया हूँ जहाँ पर जो है हमें छोटे से बच्चे यहाँ पे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेते नज़र आ रहे हैं। इस ट्रेनिंग से कितना फ़ायदा होगा इनको और किस उम्र में ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं और इनके साथ साथ इनके ट्रेनर भी मौजूद है, तो इनसे बात करेंगे। हाँ जी बच्चों, क्या सीख रहे हैं? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड। अच्छा, क्या नाम है आपका? राया। राया, क्या कहेंगी फर्स्ट एड में क्या सीख रही हैं आप, क्या करते हैं? अगर आपको चोट लगी तो क्या करना है? अच्छा, तो अभी मुझे बताएं कि अगर मुझे चोट लगती है तो आप क्या करेंगी? पहले मुझे चाहिए पायोटीन और कॉटन। अगर आपके पास पायोटीन और कॉटन नहीं है तो आप अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अल्कोहल या पायोटीन को लगाना है, जेंटली आपको लगाना है अपनी चोट पर। फिर अगर आपको बड़ी चोट लगी है तो आपको बैंडेज चाहिए। अगर आपको छोटी चोट लगी है तो आपको छोटी चोट के लिए आपको चाहिए सनी प्लस। यहाँ पे छोटे बच्चे जो कि समर कैंप से जो है भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं, हल्ला गुल्ला मौज मस्ती तो कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ जो है ये फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग ले रहे हैं जो कि इनके लिए और इनके आसपास रहने वाले जो हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों या दोस्त या रिश्तेदार हों, उनके लिए कभी ना कभी मददगार साबित हो सकते हैं।
समर कैंप में स्विमिंग ना हो तो समर कैंप कैसा है? क्योंकि समर इस गर्मियों में जो समर कैंप हो और गर्मी के दौरान अगर नहाने का एहतमाम ना हो, स्विमिंग सीखने का एहतमाम ना हो तो वो समर कैंप जो है अधूरा होता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहना है? मेरा हुर्रा है और मैं 10 साल की हूँ और मैं पिछले साल इधर एडमिशन ली थी और पिछले साल से? हाँ, और पिछले साल ज़्यादा मज़ा आ रहा था या इस साल आ रहा है? 2 साल। अच्छा, तो क्या कहेंगे अभी आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? यहाँ पे अपने ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और बैक सीख। करके दिखा देंगे अभी हमें? चलें अभी डाइव मारें, देखते हैं। चलें जी, बच्चे जो है ये बच्ची जो है अभी डाइव मार रही है और देखते हैं कि ये किस तरह डाइव मार रही है। वैसे मैं अगर बात करूं तो स्विमिंग की मुझे भी ज़रूरत है क्योंकि मैं भी स्विमिंग करना नहीं जानता, लेकिन अभी इन बच्चों के साथ यहाँ पे अंदर आया हूँ और ज़बरदस्त ये देख सकते हैं कि किस तरह ज़बरदस्त छोटी सी बच्ची है और किस तरह इसने ट्रेनिंग ली है और ये क्या बात है, ज़बरदस्त डाइव इन्होंने मारी है। देख रहे हैं कि बच्चे कर रहे हैं इनको जो देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे गर्मी के इस मौसम में ठंडे ठंडे ठार पानी को जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ये हेल्दी एक्टिविटी से स्विमिंग सीख रहे हैं जो कि इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मिस सुमेरा गिल जो कि टीचर हैं, शुमाइला गिल जो टीचर हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा मुझे भी थोड़ी सी जो है यहाँ पे 1-2 स्विमिंग की जो ट्रिक्स हैं वो बता दें ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। चले जी, ये ज़बरदस्त पैकेज आपने देखा समर कैंप से रिलेटेड, और बात करने के लिए न्यूज़ सेशन में हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, आज़ाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और महराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं देख रही थी आज़ाद भाई बड़े गौर से जो है ना ये पैकेज देख रहे थे और आज़ाद भाई को भी कोई यादें आ रही होंगी अपने बचपन की भी और अपनी फैमिली के साथ भी, जो ये समर कैंप्स वगैरह गए होंगे या फिर विलेज में इन्होंने कुछ एंजॉय किया होगा। कुछ शेयर कीजिए ज़रा कि कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ ज़रा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं आपको। बिल्कुल, वो जून जुलाई की छुट्टियां हो, मौसम गर्मा हो, हाँ। और हमारे पास वैसे हमारे इलाके में मौसम जो खासतौर पर गर्मी में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है छोर में है, हाँ। नवाबशाह और सिबी में। तो वहाँ पर हमारे पास नहरें होती थी, शाखें नहरें, और जो है जो बारिश के पानी से जिसको हम तालाब बन जाते हैं इलाका, वो है। जिस तरह हमारे तुगुसर तराई ये बड़ी मशहूर थी। हाँ। वो मुझे याद है बचपन में हम एक जगह से दाखिल होते थे, कहीं और से निकलते थे। एक उसको कहते थे हम हमारे ज़बान में कुंदरू गेम। अच्छा। मतलब छुपना और निकलना। सही। तो उसमें बड़ा कंपटीशन हुआ करता था। जो लड़के थे वो ज़माना बहुत अच्छा था, उसमें हमारे साथ न सिर्फ लड़के लड़कियाँ, मतलब माहौल भी अच्छा था। ऐसा ज़माना नहीं था जो आज के हालात है। लेकिन उस वक्त मतलब एक इवेंट होते थे कल्चरली, बच्चे निकलते थे बाहर, वहाँ जाते थे, वहाँ नहरों में, क्या कहते तालाब में, वहाँ जाके मौसम ख़ासतौर पर गर्मी का मौसम, उससे कैसे निजात पाया जाए, कैसे एंजॉय किया जाए। इसलिए यहाँ से बचपन का दौर तो बहुत अच्छा दौर था। लेकिन इस वक्त उन नहरों में पानी है ना ही वो सिलसिला रहा है, इसलिए आजकल वो हालात रहे हैं। हाँ। तो ये सिलसिला कम हो गया। लेकिन आजकल जो है वाटर पार्क बन चुके हैं मुख्तलिफ इलाकों में। हाँ। लोग वहाँ का रुख करते हैं। तो आजकल वो सूरत नहीं रही है, लेकिन माजी का बहुत दौर था, वो यादगार दौर था, अच्छा दौर था। अच्छा दौर था। महराज भाई, कितना ज़रूरी है बच्चों को ये एक्टिविटी करवाना समर कैंप्स का, जो अब ये बिल्कुल एक इनेकाद हो जाता है जून जुलाई से। आप देखें कि पेरेंट्स जो हैं वो बिजी हो जाते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कराई जाए। बहुत सारी फैमिलीज तो घूमने के लिए चले जाती हैं, लेकिन जो कराची में ही होती हैं या अपने अपने शहरों में ही होते हैं वो समर कैंप्स का रुख करते हैं। कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए ये एक्टिविटी? देखिए जी, तालीम के साथ साथ जो है ना गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वाकई इसमें बच्चों में बड़ी एक्साइटमेंट होती है। और समर कैंप्स जाहिर सी बात है मुख्तलिफ जगहों पे लगते हैं, मुख्तलिफ स्कूल लगवाते हैं जी। तो उसमें बच्चों को फिर एक तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इनकी इंजॉयमेंट होती है, तफरी होती है। अब जैसे कि आज़ाद भाई ने बताया कि हम भी जाहिर सी बात है बचपन में, अब बात ये कि कराची में ना नहरें और तालाब वाला मामला था ही नहीं। सही। शुरू से जो हमने देखा जी, तो हमें स्विमिंग पूल्स मिले, हाँ। या फिर पिकनिक प्लेसेस मिले, हाँ। जहाँ पर जाके हमने एंजॉय किया। तो अभी है कि अभी जैसे भी हमारे यहाँ पैकेज भी चला, आपने देखा सिटी 21 पे शायान ने रिपोर्ट तैयार की थी। तो कितना अच्छा लग रहा है ना कि बच्चे फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बच्चे स्विमिंग की भी क्लासेस ले रहे हैं, बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ मिली है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में आगे जो है वो, हाँ। उनके काम भी आएंगी, कुछ उनकी चीज़ें समझ आती हैं ना। जो चीज़ आप देखिए, सब चीज़ें आप घर में नहीं समझा सकते बच्चे को। सही, बिल्कुल। जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, हाँ। दोस्तों से नहीं मिलेगा, मतलब लोगों से मिलेगा, हाँ, उनके मिजाज समझेगा, हाँ। किसका मूड कैसा होता है, किसका मिजाज कैसा होता है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन चिल है और कौन खाली मुंह बना के जो है वो बैठा रहता है। तो वो बड़ा बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि उसको इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाए। और यहाँ कराची में तो थोड़े से मौके कम है,
तो जाहिर सी बात है समर कैंप्स भी होते हैं तो वो जाहिर बात है खर्चा ही है, खर्चा सही ही है, ना? हाँ। लेकिन बहरहाल जिसको खर्चा है पेरेंट्स के लिए समर कैंप, लेकिन एक हाँ। ऐसा खर्चा है कि जिसमें बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हाँ, जिसका फायदा है, जिसका अच्छा फायदा बहरहाल है। भाई एक और भी था, जब जून जुलाई की छुट्टियां होती थी तो उस वक्त में हमारे पास स्कूल्स में मुख्तलिफ म्यूजिक टीचर्स हायर करते थे, बड़े बड़े अरे वाह, जबरदस्त बात अच्छा किया बड़े आजाद बड़े भाई ने। स्टेज के अदाकार हायर करते थे और हमें स्कूल के बच्चों को सिखाते थे स्टेज ड्रामे, टेबलोज, मतलब लतीफ़े, इसके साथ म्यूजिक, गाना बजाना, ये वो अच्छा वो तैयारी करते जून जुलाई में। और अगस्त में 14 अगस्त का फंक्शन ऐसा होता था हमारे पास वहाँ हमारे इलाके में, और कई मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे फंक्शन हुआ करते थे ताकि स्कूल्स में जाकर लोग जो शहर के तफरी इंजॉय करते, बड़े ड्रामे, टेबलोज, ये वो। हमने बहुत कुछ वहाँ सीखा। अपना मरहूम जिमन दरबदर बड़े वहाँ के कौमी शायर थे, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया, स्टेज ड्रामे, लतीफ़े, शेर व शायरी, ये वो। उसके साथ साथ जो इस वक्त बड़े नामवर गुलकार है क्लासिकल, शफ़ी फ़कीर, वो भी स्कूल में आकर सिखाते थे। अयूब सागर हो, जुमन फ़कीर हो, बहुत सारे ऐसे गुलकार हैं, वो स्कूल में आकर के बच्चों को सिखाते थे म्यूज़िक, कौमी तराने, ये बहुत चीज़ स्कूल में सिखाते थे। लेकिन आजकल वो सूरत है ही नहीं, स्कूल टाइम पास है, बस जून जुलाई की छुट्टियाँ होंगी, छुट्टियाँ कर दी, स्कूल हेड मास्टर आया करता था, बस फॉर्मेलिटी पूरी करें। लेकिन जून जुलाई की छुट्टियां जो है, इसमें सिर्फ छुट्टियां नहीं होती, इसमें खासतौर पे बच्चों के लिए वो तफरी के मौके फराहम करने चाहिए ताकि उससे बच्चे उनमें हौसला अफजाई हो, आगे बढ़ने की सलाहियत। तो आजाद भाई, गाँव में बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं मतलब छुट्टियाँ अपनी? सच्ची बात बताऊँ, हमारे ज़माने में तो मैंने बताया वो कुछ हुआ करता था। अभी रिसेंट आपको कुछ पता तो होगा कि भाई क्या करते हैं, कुछ खबर वबर तो आपको पता चलती होगी भाई अभी ये डेवलपमेंट हुआ है और इस टाइम पर, इस दौर में बच्चे ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। सच्ची बात, इस वक्त बच्चों के जो है ना तफरी के मौके फराहम करने के ऐसे हालात में नहीं रहे, और बच्चे मतलब गाँव के जो हालात है, देहात के, मेरी नज़र में तो बहुत बुरे हैं, क्योंकि बच्चों को न सीखने के लिए कुछ है, न सिखाने के लिए कुछ है, न तफरी के मौके हैं, न उस तरह के हालात हैं। क्योंकि जून जुलाई की छुट्टियां मैं खुद गांव गया हुआ था, मेरे बच्चे वापस लेके यहाँ पहुंच गया, क्योंकि वहाँ एक तो गर्मियाँ हैं, दूसरा वहाँ उस तरह की मौसम नहीं है, एक्टिविटीज नहीं है, सहूलियात तो इससे बेहतर ये है कि कुछ कई ऐसे लोग हैं जो कराची में रहते हैं या शहरों में बच्चों को पढ़ाते हैं या जॉब करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, लेकिन उनकी तरजीहात जो है वो वापस गाँव जाना भूल गए, अपने इलाके जाना भूल गए, उनके घरों में। नॉर्दर्न एरिया चले जाए ना, बच्चों को लेके एंजॉय कराएं उनको। जाहिर सी बात है जून जुलाई, अभी मुहर्रम में चले, 10 मुहर्रम के बाद बंदा लखनऊ। चले जी बात वही हो रही है बात वही हो रही है कि बच्चों के लिए ये सहूलियात, ये जो तफरी है, ये ज़रूर होनी चाहिए। और जून जुलाई एक खास है जब आप उनको एक्टिविटीज़ के साथ जो है बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं। अच्छा जी, एक और ख़बर की जाने में बढ़ते हैं। और ये जो खबर है, पता है मेरे पास आज जितनी खबरें हैं ना, वो इस तरह की खबरें हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले कौन सी वाली खबर का जिक्र करूं और पहले कौन सी वाली खबर जो है वो शेयर करूं, क्योंकि सारी खबरें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, सारी खबरें जो है वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि भाई जल्दी से हम कौन सी वाली खबर की जाने बढ़ जाएं। हाँ, तो टॉस कर लेते हैं। और जो हमने टॉस किया, तो टॉस में जो है वो ये खबर है जनाब आज के, ये क्लिफ्टन का एक एरिया है। और फ़ौरन महराज भाई ने कहा यस, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग ये खबरें रिपोर्ट करते हैं और इन लोगों को अच्छी तरीके से आइडिया होता है। अच्छा, क्लिफ्टन का एक घर है जहाँ से हो गई जनाब 5 करोड़ की चोरी, और जो चोरी करने वाली है वो कोई और नहीं, उनकी अपनी मेड, उनकी अपनी मासी निकली। अच्छा, ये मासी कोई मामूली मासी नहीं है, ये नहीं कि एक दफ़ा ये चोरी की और ये पकड़ी गई, नहीं नहीं नहीं, ये तकरीबन 13 साल से वहाँ पर मौजूद है। और थोड़े थोड़े पैसे, जो मैं आपको थोड़े थोड़े पैसे कह रही हूँ ना, तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कोई 10-20 हज़ार की बात हो रही है, लाख रुपए की बात हो रही है। नो वे, ये 5 करोड़ से ज़ायद की रकम गायब हो गई भाई। ये सोचें। और कैसे हुई, इसका तरीक़ेकार क्या था कि मालकान को भी कानो कान खबर नहीं हुई कि भाई हो क्या रहा है। पुलिस ने तकरीबन 1.25 करोड़ की रिकवरी कर ली है, चोरी हुई है 5 करोड़ की। अच्छा, अब क्या हुआ है कि इसके पास जो चीज़ें निकली हैं ना, उसमें है 50 लाख मालियत का फ्लैट निकला, फिर 2 प्लॉट पंजाब में, एक 5 मरला और एक 7 मरला, जो कि 3 लाख रुपए फ़ी मरला ख़रीदे गए। ये मैं आपको सिर्फ इस मेड की, इस मासी की जो प्रॉपर्टी है उसकी तफसीलात मैं आपको बता रही हूँ। गाड़ियाँ, एक होंडा सिविक, उसकी मालियत है 50 लाख। फिर इसके पास वैगनार, ऑल्टो, और उसकी मतलब यानी कि इसकी लिस्ट ख़त्म नहीं हो रही। मुलजिमा ने एक दुकान भी ख़रीदी, अच्छा जी, जिसकी मालियत है 70 लाख। एक होंडा मोटरसाइकिल की जो मालियत है वो 1.5 लाख है। अब पुलिस ने जो है फ्लैट और दुकान को तो कर दिया है सील, जबकि नकद रकम तकरीबन 46 लाख रुपए जो है वो भी बरामद की है। एक सिविक कार और मोटरसाइकिल रिकवर कर ली गई है। इमेजिन करें, दिस इज ह्यूज लिस्ट हियर जो कि मैं पढ़ रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ। ये रिकवरी की गई है, मेड से, मासी से रिकवरी की गई है।
ख़ियाबान तंजीम की रिहायशी खातून ने 16 जून को मुकदमा दर्ज करवाया। अच्छा ठीक है, घरेलू खातून हूँ और मेरे शौहर हसन जलील हैं, इस वक्त बैरून मुल्क में हैं और ज़ाती कारोबार करते हैं। ये मैं उनका बयान बता रही हूँ जो खातून है, उन्होंने कहा भी मैं एक घरेलू खातून हूँ, मेरे शौहर बाहर होते हैं, बैरून मुल्क कारोबार करते हैं। अच्छा, उनका मौक़िफ़ है खातून का कि कारोबार के सिलसिले में हमारे घर पर नकद रकम की आमदोरफ्त रहती है, उनके आता होगा कैश, ठीक है। जून 2025 को मेरे शौहर का फ़ोन आया कि किसी गुलजार नामी जो है शख्स ने फ़ोन किया। अच्छा, फिर कोई खातून भी होंगी जिनका फ़ोन आया। कुछ ये स्टोरी जो है वो इस तरह से है, जिसने बताया कि आपकी जो मुलाजमा है शहनाज, उसने मुख्तलिफ़ औकात में आपके घर से चोरी की है। अब ये देखें, ये सारी सूरत हाल थी। इस तरह से ये जो मुलाजमा थी इसका पोल खुला, मेड 13 साल से थी, आज़ाद भाई पैसे चोरी करती रही और तकरीबन 5 करोड़ की चोरी कर ली। उसके असासे अभी भी ख़त्म नहीं हो रहे, शायद प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाए। व्हाट डू यू से ऑन दैट कि ये इस तरह की जो मेड्स होती हैं, ये अपने जो ऑनर्स होते हैं, जो अपने मालकान होते हैं, उनका ट्रस्ट जीतने के बाद उन्हीं के घर से थोड़े थोड़े पैसे चोरी कर रही थी और ये थोड़े थोड़े करके 5 करोड़ बन गए। आज़ाद भाई, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? और ये जो नेगलिजेंस दूसरे लोग, यानी जो लोग ट्रस्ट कर लेते इतना ज़्यादा, उनके लिए क्या आपकी सजेशन है और इस खबर पे आपका क्या रिएक्शन? बिल्कुल, ये तो कराची में मासी क्राइम सीन है, वो कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। हाँ। पहला वाक़या नहीं है या मामला है जो इस तरह की मासी ने जो क्या कहते हैं क्लिफ्टन में एक बंगलो से 5 करोड़ रुपए किस तरह उन्होंने चोरी किए, किस तरह उन्होंने ख़रीदारी की, किस तरह उन्होंने असासे बनाए। और बीच में ये मुझे पता नहीं, मिराज भाई को पता कि गुलजार जो था पूरे इस मामले का जो किरदार है गुलजार, हाँ। ये गुलजार कहाँ से है, गुलजार ने कैसे मामले को फोड़ा, गुलजार को मालूमात कैसे मिली, क्या गुलजार जो था वो उससे जो खातून मासी थी उसके रिश्तेदार थे या उसके दुश्मन थे या उनकी अनबन थी, क्या इशू था? तो वो तो जो मामला जो है अपना मिराज भाई बता सकते हैं कि पूरा क्राइम सीन है, पूरा क्राइम सीन मिराज भाई कवर करते रहे, दिखाते रहे। देखिए, बात ये कि क्लिफ्टन थाना है ये, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई की है। शहनाज नाम है खातून का, उनका बेटा भी उसमें अरेस्ट सराइकी होगी शायद, ठीक है ना। देखिए, उस पर ज़्यादातर सराइकी ही हैं ख़वातीन। अच्छा, बात देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि 10 दफ़ा कराची पुलिस की जानिब से भी, गवर्नमेंट की जानिब से भी ये बताया जा चुका है जी, अपने घर पे आप कोई भी मुलाजिम रखते हैं तो उसको आप थाने में रजिस्टर्ड ज़रूर कराएं, उसके NIC की कॉपी लें, उसके NIC की कॉपी जमा कराएं वहाँ पर, कानून पास है, ठीक है। उसके बाद एक परफॉर्मा है, रजिस्टर्ड करवाएं उसको कि भाई ये मैंने इसको मुलाजिम रखा है अपने पास, ये सैलरी मैं इसको दे रहा हूँ और ये मेरे पास अब नौकरी करेगा, मैं यहाँ रहता हूँ। इसमें शायद इसमें कोई भी, हाँ, इसमें कोई भी ऐसा नहीं। फिर उसके बाद एक जामिन का मामला भी आता है कि जी ठीक है, मैं इसको जानता हूँ, आप इनको रख लें नौकरी पे। अच्छा, हम इस चीज़ से भाग जाते हैं। अच्छा, इसमें आधा घंटा भी नहीं लगता। भाई आपने थाने जाना है, परफॉर्मा लेके फिल करना है कि ये मुलाजमा है जी, मैं इनको लेके आया हूँ, ये इनका ID कार्ड है, मैं इनको अपने पास मुलाजिम रख रहा हूँ, ये मेरा ID कार्ड है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। अच्छा, उससे होता क्या है, रजिस्टर्ड हो जाती है तो एक तो उसके दिल में भी खौफ रहता है, जो मुलाजिम आपके यहाँ काम करने आ रहा है कि भाई मैं कुछ करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, ठीक है। और आप भी सिक्योर हो जाते हो, आपकी चीज़ें भी सिक्योर हो जाती हैं। हम ये नहीं करते। इस पर 12 कई कैंपेन्स चल चुकी हैं, लेकिन इसका रेशियो जो है 30% भी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपने अगर कोई भी मासी या मुलाजिम अपने घर में मेड रखनी है, किसी भी किस्म का मुलाजिम रखना है, तो उसको आपने रजिस्टर्ड ज़रूर कराना है थाने में, ताकि उसके दिल में खौफ रहे। अच्छा, अब यहाँ जो मामला आता है, शहनाज साहिबा जो हैं, अच्छा देखिए, 13 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। इस 13 साल में ज़ाहिर सी बात है, एतमाद भी बढ़ता है, सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, 5 करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जाहिर सी बात है, अगर उनका फ्लो ज़्यादा है, उनका कारोबार है और पैसा का लेन देन होता है, तो अक्सर अमूमन मैं आपको बताऊं ऐसा होता है कि जैसे 10 लाख रुपए की कोई पेमेंट आती है, 5 लाख रुपए की कोई पेमेंट आती है, और वो पेमेंट थोड़ी सी छोटे नोटों की सूरत में आ गई है। अच्छा, उसमें से अक्सर व बेशतर ये तो केस अभी सामने आ गया, होता है कि बीच में से एक चीज़ निकल जाती है। अच्छा, पेमेंट गई, वो पेमेंट आगे शेड्यूल में चलती रही, आखिर वाले को पता चला कि यार इसमें तो लाख रुपए कम था या 50,000 रुपये कम था, तो वो फिर अच्छा यार कम था, चलो ठीक है, उसके भी जहन में नहीं रहता। फिर जो कारोबारी लोग होते हैं ना, उनका ये मामला होता है, जब बड़ी पेमेंट्स चल रही होती है ना, मंथली और वीकली के हिसाब से कि भाई इसको देने से लेने, तो उसमें कभी कभार इस तरह के कट्स जो है वो अभी भी लगते हैं। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल लगता है। हाँ। तो ये इस तरह के मामला है। सही। अब वो अमाउंट्स आते नहीं, उसमें से थोड़ा सा निकाला, आगे बढ़ गया, अगले महीने में 15 दिन में 20 दिन में, नहीं तो देखे ना, अब अगर 25 लाख रुपए की पेमेंट आई हुई है, कट लगता रहा, सही है, अब 25,000 में से अगर लाख रुपया निकल गया, नहीं पता चलता।
ठीक है, कैश जा रहा है, कैश आ रहा है। एक तो ये भी गलत है कि कैश आ क्यों रहा है, कैश जा क्यों रहा है। हाँ। अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो भाई पूरी हो, ठीक है भाई, या तो हमारा बैंक के थ्रू आ जाओ। लेकिन जब कैश का इतना बड़ा फ्लो है तो उसमें ये चोरी होती है। 10 to 20% चोरी लाजमी होती है। ये तो एक केस है जो सामने आया है, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे कैश के फ्लो का मामला आता है वहाँ पर इस तरह का होता है। अब 13 सालों के दौरान में उसने अगर लाख 50 25 हज़ार रुपए करके भी बड़ी बड़ी अमाउंट्स में निकालती रही है, तो उससे उसने जाहिर सी बात है इतना पैसा जमा किया, लेकिन दाद देनी चाहिए उसकी। उसका दिमाग देखें आप कि कितनी समझदार खातून थी वो, जो मुलजिमा है। उसमें ये है ना, क्या कहते हैं, एक खातून जिसको घर के काम कर रखा था, वो पैसे संभाल थोड़ा रखा था उसने, उसकी संभाल की देखभाल की होगी। देखिए इसमें निकलेजेंस आती है। अगर मेरा घर है तो मेरा बैंक के थ्रू कर लेना चीजें प्रॉपर। चलिए, एक तो बैंक के थ्रू है। अच्छा, दूसरा बात यह है कि अगर मेरा घर है ना, मेरे घर में अगर 2 मुलाजिम या 1 मुलाजिम है तो मुझे एहतियात रखनी है यार खुद, ठीक है ना। ये शुक्र करो, देखिए अगर कैश का मामला है, जेवरात का मामला है, भाई मेरी कोशिश ये होनी, देखिए मासी घर की भेदी होती है, और घर की भेदी किसकी वजह से होती है? खातून की वजह से, क्योंकि खातून खाना होती है, क्योंकि वो हमदर्द ही मिलेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, आप जो भी मेज रखते हैं। अच्छा, मजे की बात ये आजकल जो क्राइम सीन चल रहे हैं, बस खुदा खैर करे, क्योंकि ये खातून अगर कितना बड़ा कुछ जुर्म भी कर सकती थी, उस खातून की जान ले सकती थी। प्रॉपर्टी बनाई, उसने गाड़ियां बनाई, मासी सिविक में भी घूम रही है, वैगनआर में भी घूम रही है, ऑल्टो भी है, और नए मॉडल की उसके बाद बाइक भी है यार, और क्या चाहिए? ये लेकिन बात ये है कि देखिए मैसेज हमारा ये है, सिटी 21 का मैसेज समझ लें पब्लिक के लिए। आप अपने घर में मासी रखें, जो खान सामा रखें, चौकीदार रखें, ड्राइवर रखें, XYZ, आपका हक है आपके पास, अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है। लेकिन उनको आप थाने में, अपने करीबी थाने में, जो आपके लगे थाना है, रजिस्टर भी कराएं और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखें, क्योंकि उनको आपके घर की तमाम तर बातें पता होती हैं। इन बातों का आप ख्याल रखें। चलें जी, शो में या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि क्या आप बाहर से खाना खा रहे हैं और कितने दिन खा रहे हैं, और इसका आपको नुकसान होगा या फ़ायदा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो आज कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं, और ये खाने पीने की बात ही नहीं कि मैं आपको कोई रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये खबर है और इंतहाई अहम खबर है, और इस खबर के ऊपर नज़रसानी करना बड़ा ज़रूरी है। आप लोगों को ये सीखना समझाना बड़ा ज़रूरी है कि जब आप किसी भी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं तो एटलीस्ट उस रेस्टोरेंट का किचन ज़रूर देख लिया करें, उसके बारे में, उसकी हाइजीन के बारे में बाकी लोगों से भी पता कर लिया करें, और इनफैक्ट अगर रेस्टोरेंट वाले वहाँ मौजूद हैं तो उनसे भी ज़रूर बात कर लिया करें, क्योंकि ये सेहत का मामला है, इंसानी ज़िंदगियों का मामला है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप कहीं से इतने सारे पैसे खर्च करके खाना लेके आएँ या खाना मंगवाएं या खाना खाने जाएं और उसके एवज़ आपको बीमारी मिले, और वो भी ऐसी बीमारी जो कि इन्फेक्टेड हो, जो कि वहाँ पर हाइजीन के इश्यूज़ की वजह से क्रिएट हो। तो सिंध फूड अथॉरिटी जो है उसने एक कार्रवाई की है, और ये एक रेस्टोरेंट है, एक निजी रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये सूरत हाल थी। तो ये अभी थोड़ी सी देर में आप ये ज़रा फुटेजेस आप देखें कि ये हालात हैं। ये एक रेस्टोरेंट है जो कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, या फास्ट फूड की एक दुकान है या शॉप है या जगह जो भी है। ये हैं उनके हाइजीन के मामलात, और ये जो है वो आप देख सकते हैं सिटी 21 की स्क्रीन पे। ये एक्सक्लूसिव जो है हमारी न्यूज़ थी सिटी 21 की, जो कि आज़ाद भाई ने जो है ये ख़बर ब्रेक की। आज़ाद भाई से इस खबर के ऊपर बात करते हैं। आज़ाद भाई, ये है वो फूड, ये है वो खाना जो कराची के अवाम खाते, और उसके बाद न जाने कितनी बीमारियां अपने घर लेके आते हैं। व्हाट डू यू से ऑन दैट? इन लोगों को ये तो खुलेआम बीमारी, ये तो खुलेआम मौत बेच रहे हैं। सच बताऊं, पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी है, उसकी कार्रवाइयाँ, उसके एक्शन, उनमें सियासी मुदाखलत, किसी इदारे की मुदाखलत किसी किस्म की नहीं है। अगर होगी तो मामूली होगी, ज़्यादा नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे पास फूड अथॉरिटी ज़रूर है, लेकिन उसमें कुछ सियासी मुदाखलत है, इंतज़ामी मुदाखलत है, कुछ बड़ी सरकार की मुदाखलत है, कुछ छोटी सरकार की मुदाखलत है। ये कार्रवाई की है डिप्टी डायरेक्टर हैं अपना वस्ती के अर्जील मेमन साहब, जो सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनकी जानब से, और मुकामी असिस्टेंट कमिश्नर है। ये मुश्तरक कार्रवाई हुई है उनकी टीम की जानब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में।
वहाँ पर एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया, वहाँ पर देखा गया कि जो चीज़ें बन रही हैं या तैयार हो रही है उसमें किस तरह का घी इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह की जो ऐसी जो नुकसान सेहत चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पर उसको देखा, जो चीज़ें देखी गई पाई गई, उसके बाद फौरी तौर पर इसकी जो सिलसिला चल रहा था उसको बोतल किया गया और इस फैक्ट्री को यानी इस इदारे को सील कर दिया गया। कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई करने के बाद में जो है अब तक सील है वो जुर्माना पे करेगा, उसके बाद अब खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कानून मौजूद है, लेकिन जुर्माना पे करेगा वो खुल जाएगा, सील उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि कराची के लोग जो है, सच बताऊँ, यहाँ पर बड़ी एक खास तौर पर 3 ऐसे शोबे हैं जो कारोबार बन चुके हैं। एक खुराक, दूसरा सेहत, तीसरा तालीम। ये तीनों शोबे जो हैं, सेहत में इलाज नहीं होता है, तालीम में तालीम नहीं मिलती है, खाने में खाना नहीं मिलता, जहर मिलता है। ये तीनों जो खासतौर से शोबा जाते हैं, ये कराची के शहरियों के लिए या पूरे सूबे के लिए इंसान दुश्मन, जानलेवा बन चुके हैं। मज़े क्या बताता हूँ, हम जाते हैं होटल पर खाने का ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं यार रायता लेके आ जाओ। रायता कैसे बनता है मैं आप बताऊँ। रायता ऐसे बनता है, आप बेकरी में जो डबल रोटी होती है जो सुखड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो ट्रे में बचती है, वो शाम को बेकरी वाले चूरा जो है उसका डबल रोटी का डबल टुकड़े होते हैं उसका लेके जाते हैं ये होटलों वाले या समोसे कचौरी वाले। ये क्या करते हैं, जाके रात को घर में बड़े से मिट्टी के बर्तन में भिगो देते हैं। भिगोने के बाद में अच्छा उसको नहीं ढकना होता, कुछ भी नहीं होता है। सुबह क्या करते हैं, जो मशीन है जो सेवइयाँ निकालने वाली, उस मशीन के अंदर उसमें डबल रोटी डालते हैं, उसको बाकी से दही की तरह उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके अंदर धनिया और पुदीना, पता नहीं कैसा, शाम के वक्त में आप ठेले पर जाएंगे आपको धनिया और पुदीना सड़ा हुआ मिलता है, काला सा, पता नहीं क्या उसमें क्या होता है, घास भी होता है, कुछ भी होता है। वो क्या करते हैं, उस धनिया पुदीना काट के उसके बाद उसको जो है मिलाते हैं। मिलाने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा दही, 1 पाव दही मिलाकर वो रायता बनता है। उसमें टाटरी डालते हैं ताकि चटपटा बन जाए। चटपटा बनने के रायता हम खाते हैं। उस रायता खाने की डबल रोटी पता नहीं कब की सड़ी, पेट में क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, उस रायते से हम समोसा भी खाते हैं, पकौड़े भी खाते हैं, कचौरी भी खाते हैं और खाने के बाद रोटी के साथ भी खाते हैं। उस रायते की कंडीशन ये है, होटल में जो अब रायता टेस्ट कराएं, सिंधु फूड अथॉरिटी चेक करे, कोई भी इदारा चेक करे, लेकिन सूरत हाल ये है। बाकी हम जलेबी खाते हैं, जलेबी पहले तेल से पकती है जी, बना के पकाते हैं, पकाने के बाद में उसको चीनी से चाश बनती है, चाश में भिगोते हैं ताकि मीठी हो जाए। मीठी होने के बाद उसको बाकर ट्रे में रख के बेचते हैं। लेकिन उस चाश की सूरत क्या होती है, कितनी पुरानी चाश होती है, उसमें चीनी किस तरह डाली जाती है, उसका चेक करने बैलेंस हमारे पास खाने पीने की अशिया में कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं खुद मिठाई की मामला जानता हूँ, समोसे कचौरी होटल के बड़ा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि फूड अथॉरिटी को फाल बनाया जाए। खा रहे हैं एटलीस्ट उसको पहले वो ये ज़रूर चेक कर ले, रेस्टोरेंट चेक कर ले, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर ले, वरना ये बीमारियां, ये जो है ना मौत के टिकट्स हैं जो आप अपने घर पे ले आते हैं खाने की सूरत में। महराज भाई, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, इसके ऊपर जल्दी से आप कंक्लूजन दे दें। देखिए जी, होना ये चाहिए कि जो सिंध फूड अथॉरिटी और गवर्नमेंट मिलकर ये काम करे कि जो भी भाई ये इस तरह की शॉप्स हैं, बर्गर्स की या खाने पीने की दुकानें, उनका किचन ओपन होना चाहिए। सही, सामने नजर आ रहा है जी ये किचन है, ठीक है ना। ये नहीं कि पीछे गंदी गली में किचन है और सामने आपने लाखों रुपए लगा के खूबसूरत उसको वो दिया हुआ है। सही, किचन सामने होगा, आपको ये दिल के इत्मीनान होगा, किचन साफ है तो जाहिर है चीज़ें साफ होंगी तो आप खा लीजिए उसको, ठीक है। अदरवाइज आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए जो मतलब जो ब्रांडेड चीज़ें जहाँ का आपको पता है कि यहाँ साफ़ सुथरी चीज़ें मिलती हैं, आप वहाँ से खाएं, वरना प्रेफर करेंगे अपने घर पे खाना खाएं। बाहर खाना है तो कम से कम ऐसी जगह पर खाना खाइए कि जहाँ पर ओपन किचन हो और सब कुछ आपको साफ नज़र आ रहा हो। सब कुछ आपको साफ नज़र आ रहा हो। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, बहुत शुक्रिया महराज भाई शो पे आने के लिए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद बस वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई वीकेंड भी है, वीकेंड वाइब्स भी हैं और साथ साथ खाने पीने की बातें। सैटरडे को सिटी एट 10 में ना हो, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो आज हमने सोचा कि शेफ़्स को बुलाएंगे और शेफ़ से जो है वो हम आज डिशेस के बारे में बात नहीं करते हैं, आज हम स्वीट डिशेस के बारे में बात करते हैं। हम आपको बहुत बता चुके हैं कि बारबेक्यू, मसाले, बिरयानी, अभी थोड़े एक आध दिन पहले भी हमने आपको इसी हवाले से बताया था। तो आज आपके लिए जो डिशेस हैं ना, हमारी शेफ़ लेकर आई हैं और उसकी रेसिपीज़ एंड बहुत सारी उसके बारे में बातें कि किस तरह से मीठा बनाया जा सकता है, कौन कौन से मीठे खाए जा सकते हैं और कौन कौन सा मीठा जो है वो किस तरह प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ हमारी शेफ़्स मौजूद हैं और हमारे साथ जो हैं वो शेफ़ किरण साद मौजूद हैं और उनके साथ हैं शेफ़ महविश अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ना ये भी कहूँगी कि आप लोग आएँ, देखें मौसम बेहतर हो गया, क्या ज़बरदस्त हमारे मेहमान हैं आज के, कि मौसम जो है कराची का
वो बड़ा बेहतर हो गया है। आपने फील किया होगा काफी बेहतर हो गया है आज। 2 दिन से तो काफी जरा ठंड है कहना चाहिए, है ना? हाँ। उस लिहाज से कराची वालों के लिए तो ठंड है थोड़ी सी। हाँ मतलब बेहतर हो गया और जिंदगी ऐसी लग रही थी आसान। आज सुबह भी जब मैं आ रही थी तो यकीन करें मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है वो कोई अच्छा सा कुछ सॉन्ग सुन लूँ या कुछ पढ़ना। सुबह सुबह भी इतनी धूप होती है कि दिल नहीं करता, मतलब आपका मूड ऑफ हो जाता है। हाँ, ऑफिस आती है आप आ रहे होते रास्ते में, मौसम देखते हैं, आप कहते हैं लो भाई स्ट्रेस हो गया मुझे। जब आप अंदर आ जाते तो फिर आप यू फील गुड कि चलो ठीक है मैं ऑफिस आ गए, हाँ अंदर। लेकिन ये है कि ये मूड जो है ना इसका मौसम से बड़ा गहरा ताल्लुक है और आज हो रहा है मौसम सुहाना। और इस सुहाने मौसम में हम बात कर रहे हैं मीठे की। तो सबसे पहले मैं जो है वो किरण से पूछती हूँ। किरण, आप ये बताइए कि अभी जो आप ये डिश बना के लेके आई हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ, ये कौन सी डिश है, ये क्या है? अच्छा जी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। पहले मैं अपने बारे में जी 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 बिल्कुल, श्योर श्योर। कि मैं कराची किचन कहानी मेरा पेज का नाम है। मैं बिजनेस रन करती हूँ, होम शेफ हूँ और ट्रेनर भी हूँ और साथ में एक यूट्यूबर भी हूँ। अच्छा। तो आप लोग अगर कहीं से भी मुझे ढूंढ सकते हैं, फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हैं। अरे वो आपको सिटी 10 से ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स जो है ना वो हमारे जितने भी गेस्ट होते हैं उनको उनके बारे में पूछ भी लेते हैं और ढूंढ भी लेते हैं, तो डेफिनेटली दे विल फाइंड यू आउट। तो जी किरण चाहबा जो है एक बड़ी ज़बरदस्त सी शेफ़ हैं। सो ये आप ज़रा इसकी रेसिपी बताइए कि आपने क्या बनाया हुआ है। अच्छा, और अगर बताऊं मैं तो ये एक खीर है, लेकिन अच्छा, खीर में हमने थोड़ा सा कर दिया है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये कर दिया है कि खीर को हमने बना दिया है कैरमल क्रंच के साथ। सही, क्योंकि क्रंच भी हर इंसान को ज़रा बड़ा मज़े का लगता है। और चीज़ में इनोवेटिव अगर हो जाए तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को खाने के लिए। बिल्कुल हाँ। तो आप देखिए प्रोसेस वही है जो कदीमी ज़मानों से चला आ रहा है। सबसे पहले आपको सही ज़रा ये फोकस करके दिखाएं ये खीर को ना कि ये इसकी जो प्रेजेंटेशन है एंड ऑल, ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है। जी आप बताइए। सबसे पहले मैं खीर के बारे में बता दूं, क्योंकि मैं ये लेकर आई हूँ। तो यूजुअली ये होता है कि हमें पता है, हमारी नई जनरेशन को इसकी ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन पता नहीं है कि ये कहाँ से है और ये किसने बनाई, किसने इजाद करी। सही। ये सबसे पुरानी हमारी एशियन में, साउथ एशिया में सबसे पुरानी ये रेसिपी है। 2000 साल पुरानी रेसिपी है। कहा यह जाता है कि ये साउथ इंडिया से इसका इजाद हुआ था और जगन्नाथ करके एक टेंपल हुआ करता था, वहाँ पे जो भगवान के लिए ये स्वीट बनाई जाती थी और वहाँ से ये फेमस होके फिर मुग़लों के पास आई। मुग़लों के पास से फिर ये हमारे पाकिस्तान में आई। फिर उसमें इनोवेशन हुई कि हमने इसमें बादाम डाल दिए, पिस्ते डाल दिए, रोज़ वाटर डाल दिया, इसमें ज़ाफ़रान डाल दिया, तो क्रिएटिव होता रहा। सही। और उसके बाद आखिर में ये सिटी 10 में आई। 10 में आ गई और हमने इसको और इनोवेटिव करके हमने इसमें क्रंच डाल दिया। सही। तो ये कैरमल क्रंच खीर की रेसिपी बड़ी आसान है। वही सिमरिंग है, दूध, चीनी और राइस के साथ। सही। और इसको अंदर हमने जो ऐड किया है वो आखिर में हमने कैरमल बनाया है। सही। चीनी का जो शीरा ये कहलाती है कैरमल क्रंच खीर। ओके जी, फाइन। ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, ये टेस्टी भी होगी। इसकी जो टॉपिंग है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि खाना जो है ना अगर वो प्रेजेंटेबल हो, जिस तरह मैं आपको कल भी बता रही थी, कल जब मैं अपना इंट्रो करी थी तो खाने में मैं ना महविश यही बता रही थी अपने व्यूवर्स को कि आप लोगों को क्रॉकरी का, प्रेजेंटेशन का, इन तमाम तर चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि हमने अपने फैमिली में यही सीखा है कि अगर आपने किसी को पानी भी देना है तो आप उसके नीचे जो है वो प्लेट रख के दें, और अगर आपने देर तक ग्लास जो है वो साइड में रख देना है तो फिर उसके ऊपर जो है वो आप थोड़ा सा उसको लिड लगा दें। या बिल्कुल यानी कि आपने अगर किसी को प्लेट में ऐसी चावल उठा के दे दे तो बाकायदा तौर पर उसको तमीज़ से जो है वो सर्व करें। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि खाने वाला खुश होके खाता है, और जब कोई खुश होके खाता है ना तो फिर डेफिनेटली उसकी सेहत भी अच्छी होती है और आपका जो एक ट्रेडिशन है, आपका जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो भी सामने आता है। अभी जो है किरण ने इसको बड़ा ज़बरदस्त डेकोरेट किया हुआ है और ये आप दिखा सकते हैं। ये छोटी ट्रे है, ये ट्रे देख के ना मुझे अभी फ़ौरन से याद आया, मुझे मेरी अम्मी की याद आई फ़ौरन, और अभी अम्मी घर में भी देख रहे होंगे। ये ज़रा यू कैन सी दिस की छोटी सी ट्रे है और ये इसके अंदर उन्होंने फूल सर्व किए में। किरण, उसमें क्या रखा हुआ वो वाली ट्रे में? ये मैं उसमें ये क्रंच है। अच्छा, ये जो क्रंच मैंने बनाया इस था, ट्रे में जो है ये क्रंच रखे हुए हैं। और मेरी अम्मी जो है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्रॉकरी और बहुत सारी चीज़ें लेती हैं। तो हम अम्मी से मैं अक्सर पूछ रहती थी, अम्मी भाई आप ये क्यों लेती हैं? तो ज़ाहिर है हमारे मेहमान आते तो इसी तरह से सर्व कर रही होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा सा जल्दबाज हैं तो हम लोग इतनी लवाजमात का ख्याल नहीं रखते। लेकिन अब वो ये शो देख रही होंगी तो मुझे ज़रूर कहेंगी कि देखा समझ में आया। अब समझ में आया जी अम्मी जी, अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि आपने जो है वो इतनी सारी क्रॉकरी और इतनी सारी चीज़ें क्यों ली हुई है। हमारे घर में भी सीन
सीन ये हो चुका है, कहते हैं कि ऐसा करो आप लोगों को बाहर निकाल दो, अपनी क्रॉकरी रख लो। मैं जब भी बाजार जाती हूँ, मेरे बेटे ने तो कह दिया है, मैं आप सबको बताऊंगा कि आप जैसी मॉल में कदम रखती है ना, तो सबसे पहले आप जाती कहाँ है। मैं कहा अच्छा कहाँ जाती हूँ, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। अच्छा। आप सबसे पहले क्रॉकरी की शॉप एरिया में जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही है। ये मेरी अम्मी का भी है, मतलब अगर वो कहीं जा रही होंगी, वो जाते जाते डिनर सेट और उधर 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 चली जाएंगी, चमचों में चली जाएंगी, कांटों में, इधर उधर बाउल ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, यू नो। ये अच्छा, ये चीज़ें हम लोगों को बड़ा वो अजीब लग रही थी, इतना सामान हो गया, ये हो गया, कहाँ रखें। जाहिर सी बात है, अगर आपने छोटा सा भी डिनर लिया तो उसका इतना बड़ा बॉक्स बन जाता है। तो वो फिर अगर आप बहुत शौकीन है क्रॉकरी के और आपके यहाँ होती है बहुत सारी मेहमानदारी, तो फिर तो डेफिनेटली आपके घर में क्रॉकरी ही क्रॉकरी कबर्ड होना चाहिए। हाँ, है ना महविश? कितनी क्रॉकरी है घर में जमा हुई हुई? बहुत, मेरे पास तो बहुत है, कपड़ों से ज़्यादा मुझे क्रॉकरी। शेफ के पास तो इतनी क्रॉकरी है, और मेरी अम्मी को भी खाने पीने का बड़ा शौक है। शेफ्स के पास तो महविश बड़ी क्रॉकरी होती है ना, बहुत ज़्यादा। और उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इक्विपमेंट जो है वो ज़रूरी होगा और अच्छा होगा, और कौन सा कलर किस चीज़ के साथ मैच करेगा, कलर मैच करेगा। बड़े कलर की बात हो रही है भाई, महविश ने बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो कलर पहना हुआ है। महविश की आपने काम वाला सूट पहना हुआ है, माशाल्लाह, शी इज़ लुकिंग नाइस। अच्छा जी, ये देखें आज मौसम भी अच्छा हो गया, मीठा भी साथ में, बातें भी चल रही हैं। सिटी एट 10 आप लोग जो है हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं। शेफ्स मौजूद हैं कि क्या जो है ना वो आपने पकाना है आज शाम को, कल दिन में। तो ये तो सिटी एट 10 आपको बताता है कि भाई आप अपनी मुश्किल कैसे दूर कर सकते हैं। महविश, ये क्या है? अच्छा, ये जो है एक शीर खुरमा है जो कि शुगर पेशेंट के लिए है। हम बात कर रहे थे मीठे की ना, सही। तो मीठा जो है वो बेचारे वो देखेंगे कि यार हम तो खा ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं होगा, जो शुगर पेशेंट होते हैं वो भी मीठा खा सकते हैं। सही। और वो कैंडल्स के बगैर भी मीठा खा सकते हैं। सही। वो ऑल्टरनेट ले सकते हैं, यानी कि छुआरे, मतलब जो खजूर जिसे कहते हैं, सही, वो हो सकती है, ब्राउन शुगर हो सकती है। मैंने जो बनाया है वो मखाने होते हैं। पहले ये बताएंगे कि कस्टर्ड है, खीर है? ये वो है शीर खुरमा है। शीर खुरमा है, सही सही। और उन लोगों के लिए जो शुगर पेशेंट्स हैं। बिल्कुल सही। अब आप इसकी रेसिपी बताएं जरा। इसमें मैंने बस सिंपल तरीके से जो है वो देसी घी आप डालेंगे इसमें। उसके बाद जो है मखाने, मखाने बहुत हेल्दी एक इंग्रेडिएंट है हमारे लिए। उसके बाद उसमें छुआरे और बादाम। जरा ये फोकस करके दिखाएं जितनी देर वो रेसिपी बता रही है ना, ताकि लोगों को आइडिया भी हो जाए कि किस तरीके से जो है ये। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या डाला? ऊपर से मैंने गार्निश किया है कॉकटेल्स, फ्रूट्स होते हैं, और जेली किया है। ठीक है, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर लें। कॉकटेल्स वैसे शुगर पेशेंट खा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंगोज नहीं खा सकते, तो मैंगो आप गार्निश ना करें। और ये जो आपने ये जो टॉपिंग की हुई है महविश, ये किस चीज की टॉपिंग की हुई है? पर्पल वाली जेली है। अच्छा, सही। जेली है जो जेलेटिन के साथ कलर के साथ बनती है, वो है नॉन शुगर होती है। शुगर होती है, राइट। और उसके अलावा जो कॉकटेल फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर और भी कोई टॉपिंग की जा सकती है वैसे? इसके ऊपर ना, है ना, इसके ऊपर कोई और भी टॉपिंग की जा सकती है। ये अप टू यू के भाई क्या आपका टेस्ट है या क्या है। चलिए जी, ये तो वो डिशेस हो गई जो हमारी शेफ जो है वो आपको दिखाना भी चाहती थी, उसकी प्रेजेंटेशन भी समझाना चाहती थी और उसकी रेसिपी भी बताना चाहती थी। अब उन मीठे की, उन स्वीट डिशेस की बात कर लेते हैं जो यूजुअली वीकेंड पे बनाई जा सकती हैं, जो यूजुअली संडे वाले दिन बनाई जा सकती हैं, जो यूजुअली जो है वो आप किसी की दावत में बना सकते हैं। तो चले कल के वीकेंड की बात कर लेते हैं, कल संडे की ही हम बात कर लेते हैं, या आज शाम को लोगों ने जाना है या आना है, उनकी बात कर लेते हैं। झटपट वाला मीठा कौन सा हो सकता है? झटपट वाला मीठा मौसम के लिहाज से ठीक तो होता है। गर्म मौसम है तो आप फटाफट से कस्टर्ड बना सकते हैं। बस कस्टर्ड ही है फिर। फिर कस्टर्ड ही है, फाइन इनफ। वजह ये कि कस्टर्ड के अंदर बहुत ह्यूज वैरायटी है। आप उसको बहुत वर्सटाइल बना सकते हो। आप उसको फ्रूट ट्राइफल बना सकते हो, आप उसका पुडिंग टाइप बना सकते हो, उसमें बहुत सारी आप वेरिएशन कर सकते हो। आपने बस क्या करना है, अगर आपने सादा कस्टर्ड रखना है तो सादा कस्टर्ड जेली के साथ आप कर लें। आपको वेरिएशन लेना है, आप उसके अंदर केक की लेयर लगा दें और साथ में कुछ फ्रूट्स डाल दें और उसके ऊपर आप जेली के साथ आप कर दें। नहीं तो आप कुछ अपनी चॉइस के बिस्किट्स ऐड कर सकते हैं, साथ में आप कुछ और इसके अंदर फ्रूट्स डाल सकते हैं, कॉकटेल्स डाल सकते हैं उसको। तो बहुत सारी वैरायटी है। चॉकलेट के साथ आप बना सकते हैं उसको, चॉकलेट और क्रीम के साथ आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कस्टर्ड जो है ना वो झटपट में बड़ा ही आसान ऑप्शन होता है। सही आपने जी, लेकिन मेरी अम्मी को मैंने देखा भी, अपनी अम्मी की बात कहती हूँ, शीर खुरमा जो है ना वो मेरी अम्मी को बहुत ईजी लगता है। ईजी लगता है, हाँ। वैसे बहुत सारे लोगों के लिए है भी, शी इज राइट, हाँ सही। क्योंकि वो उसको, अब जैसे मैं बता रही थी रेसिपी, तो यही हुआ कि बस उसमें दूध डालेंगे, चीनी डालना चाहें तो चीनी शामिल किया और सेवइयां डाल दी, है ना, वो बन गया। तो वो सबसे ज्यादा जो इजी होता है, हेल्दी वर्जन है ना, वो है। तो मेरी अम्मी जो है वो सबसे पहले वो शीर खुरमा के ऑप्शन होता है। तो मैं उन पे शायद आ गई, तो मैंने कहा कि चलो शीर खुरमा। अच्छा, शीर खुरमा ना मैंने कुछ अपना रखा हुआ है,
कि ईद पे ही मुझे खाना है। अच्छा, हाँ हम लोग ये बड़ा कर लेते हैं ना कि अगर शीर खुरमा है ना तो वो हमने ईद पे ही खाना है या फिर बकरीद पे ही बनाना है, बड़ी ईद पर ही बनाना है। ये कुछ चीजें हमने अलग की हुई है। हाँ, शीर खुरमा है तो ईद है आज। मम्मी मुझे भी शीर खुरमा खाना है, जब मैं घर आऊँ तो प्लीज मेरे लिए शीर खुरमा बना के रखिएगा। आज अम्मी शो चल रहा है सब जगह। सही। लेकिन शीर खुरमा जो है वो बहुत सही है, हेल्दी वर्जन है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा। दूध सवैयां। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत ही हेल्दी है रेसिपी एक। अच्छा, ये जो शीर खुरमा है इसकी रेसिपी थोड़ी सी शेयर करें, क्योंकि मुख्तलिफ लोग ना शीर खुरमा मुख्तलिफ तरीके से बना रहे होते हैं। समरीन, तो वैसे नॉर्मल जो तरीका है ना, सॉरी नॉर्मल जो तरीका है वो ये कि दूध में ना आपने जितना मेवा है वो पका लिया, ठीक है। पकाने के बाद अगर शुगर पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो आप खजूर डाल लें, ठीक है। छुआरे के अलावा खजूर जो नरम सॉफ्ट वाली होती है, डेट्स जिसे कहते हैं, वो आप शामिल कर लें। आप ब्राउन शुगर शामिल कर सकते हैं। आप वाइट शुगर ना डालें, ग्रेनुलेट शुगर जो होती है वो ना शामिल करें। और अगर आप वैसे नॉर्मली बना रहे हैं तो आप शुगर शामिल कर लें जो भी, उसके बाद कंडेंस मिल्क शामिल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है मेवे में बादाम और काजू, पिस्ता, जितना भी चीज़ आप शामिल करना चाहें, एंड में सेवइयां डाल के जो है वो तैयार हो जाता है। मेरा सबसे आसान जो वर्जन है ना वो ये है कि बस देसी घी डाला, मखाने शामिल किए, मखाने से ग्लेस आता है, और उसके बाद खजूर डाला, बादाम, किशमिश, ये तमाम चीज़ें डाल के उसमें सेवइयां को भून लिया और बस दूध डाला, क्विक तैयार, खत्म। दूध डाला, क्विक तैयार। क्या ज़बरदस्त जनाब, क्या रेसिपीज़ पे रेसिपीज़ हम आपके साथ में शेयर करते हैं। तो आपने कहीं पे भी नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो आज बात हो रही है मीठे की, और मीठा जो होता है ना ये मूड को भी बड़ा मीठा कर देता है। मीठा जो होता है ना ये इस तरह से होता है कि ये जब आप खाने के बाद जब मीठा या इस तरह की डिशेस सर्व कर रहे होते हैं ना, तो मेहमान की जो नज़र होती है, चाहे उसने जितना भी खाया हुआ हो, लेकिन उसकी नज़र जो है मीठे की प्रेजेंटेशन और इस आपकी सिलेक्शन पे जा रही होती है कि आपने कौन सा मीठा जो है वो सिलेक्ट किया। आपने खीर रखी है, या आपने कस्टर्ड रखा है, या आपने दूध दुलारी रखी है, रबड़ी रखी है। अच्छा, रबड़ी भी जो है ना आजकल बड़ी फैशन में, हाँ जी, रबड़ी भी बड़ा कोई इन ट्रेंड है, मतलब यानी कि डाइनिंग टेबल के ऊपर वैरायटी आ गई है रबड़ी के अंदर भी ना। तो किरण, थोड़ा सा रबड़ी का ट्रेंड बताएं कि रबड़ी के कितने ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल, मतलब कौन सी फैशन हुए हैं। तो आजकल खाने पीने में जो रबड़ी है वो कितनी तरह की होती है, रबड़ी की भी काफ़ी वैरायटी निकल आई है। देखिए, हमें क्या चाहिए, हमारी जो ये जनरेशन है ना, आज की जनरेशन है, उसको चाहिए हर वक्त कुछ नया। हाँ, ठीक है ना, बस पुराने से बोर हो गए। ये सारा जो न्यू जनरेशन का स्लोगन है, हाँ, हम बोर हो गए। तो वो बोरियत को दूर करने के लिए ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो इन्वेंट करना है ना। सही। तो रबड़ी में भी जी पिस्ता रबड़ी आ गई है, मावा रबड़ी आ गई है, खोया रबड़ी आ गई है, पता नहीं तरह तरह की चॉकलेट रबड़ियाँ भी आ गई है। तो बहुत सारी इसके भी फ्लेवर्स निकल गए हैं रबड़ियों के भी फ्लेवर्स निकल गए। अच्छा, मजे की बात यह कि बड़ी अच्छी, एक तो एक्सपेंसिव भी थोड़ी पड़ जाती है, लेकिन यह है कि खाने में बड़ा ही कोई डिलीशियस, खाने में बड़ी कोई ज़बरदस्त होती है जो रबड़ी होती है ना। ये दैट्स यू नो, आप खाते जाएं और एंजॉय करते जाएं और आपका मतलब कहते हैं पेट भर जाता है, लेकिन आपका दिल नहीं भरता। तो थोड़ा सा ये बताएं कि पिस्ता रबड़ी आपने बताया, फिर आपने बताया कि चॉकलेट रबड़ी, मावा रबड़ी कौन सा, अच्छा खोया रबड़ी जो है ये होती है। अच्छा, रबड़ी और खोया बड़ा ज़बरदस्त रहता है, लेकिन होता ये कि थोड़ा सा मैदे के लिए ना थोड़ा भारी हो जाता है। तो कोई जो है वो पिस्ता रबड़ी या किसी भी तरह की जो रबड़ी है उसकी कोई रेसिपी शेयर करें। यही होती है मीठा खाने की कि आपने कम से 2 से 3 बाइट खाया, ठीक है ना। हर चीज़ को जब भी आप मॉडरेट क्वांटिटी में आप इंटेक करेंगे ना, कोई भी चीज़, मतलब ये फॉर्मूला है तो वो आपको नुकसान नहीं देता। सही। ठीक है, आप 2 से 3 खा लें, स्पून खा लें, लेकिन हाँ, हम तो यहाँ पे प्याले भर के खाते हैं ऑफ कोर्स। यानी कि एक पाव तो हमने खाना है एक बंदे ने, हमारा ये हिसाब होता है। हम शेफ है ना, क्योंकि हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो एक बंदा आधा पाव या एक पाव तो खा ही लेगा। तो ये एक बड़ा अब ये जो है, जो किरण जो है वो लोगों को ये कह रही है कि जी आप जब मीठा खाएं तो आप 1 या 2 चमचे ले लें। ये अब लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, जरा आप ठीक है, आप जरा आए तो ना सोशल प्लेटफॉर्म पे हम आपसे पूछेंगे आप हमें 2 चमचे खिला रही है। भाई लोग मीठा बड़ा खाते हैं शौक से। किरण, ये जो लोग कहते हैं ना कि हम नहीं खा रहे, हाँ, जो नहीं खाने वाले हैं ना, उनके लिए कि अगर आप मॉडरेट खा लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि आप अपना डाइट का ख्याल रख रहे हैं। आपकी लाइफ में देखें, कुदरती तौर पे जिस्म को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, शुगर की भी ज़रूरत होती है, सॉल्ट की भी ज़रूरत होती है, आपको फैट की भी ज़रूरत होती है। तो कोई भी चीज़ एबनॉर्मल अगर लेते हैं तो वो नुकसानदेह होती है जिस्म के लिए, ठीक है। तो मॉडरेट इंटेक करना, हम नहीं कहते जी आज चीट डे है, क्या होता है सभी कुछ खा लेते हैं फिर। तो आप अगर अपनी डाइट को मॉडरेट रखेंगे, हिसाब से आप अपना खाना खाएंगे, तो वो आपको तकलीफ नहीं देगा। एक्सरसाइज आप रखें,
नमाज़ें पढ़ें, नमाज हमारी एक्सरसाइज है, मतलब जिम कर लें, आप जो भी आप करना चाहते हैं एक्सरसाइज के साथ साथ मॉडरेट ईटिंग अगर रखेंगे तो बेहतरीन है, कोई भी चीज़ नुकसानदेह नहीं होगी। सही, बिल्कुल ठीक है। नहीं महविश, जिस तरह से अभी बताया कि भाई रबड़ी भी कई तरह की आ गई हैं, वैसे ही और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि सर्व की जा सकती हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब खीर के अंदर भी 5-6 वैरायटी आ गई हैं कि जी खीर खोपरा, खीर पिस्ता और खीर जो है ना वो बादाम, ये सारी जितनी भी, ये कौन कौन सी खीर मौजूद है जो बनाई जा सकती हैं? खीर में तो आजकल तो खैर वैसे मैं आप मीठे की बात करें, चीज़ केक के आजकल लगी, चीज़ केक है ना, अच्छा अच्छा, चीज़ केक मौसम के लिहाज से भी ना, तो वो आजकल मैं उसमें, क्योंकि मैं शूट्स वीडियोस करती हूँ, हाँ, तो मुझे था कि इस चीज़ केक अच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, कुछ नया, हाँ, स्ट्रॉबेरी हो जाए। इसी तरह से आप खीर की बात करिए तो खीर में कुल्फ़ा खीर आजकल बहुत मशहूर है। सही, जो कि एक मैंने कुछ वैरायटी देखी तो मैंने कहा कुल्फ़ा खीर बनानी चाहिए। मैंगो खीर बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ मैं, तो वो मैंगो खीर बहुत अच्छी होती है। खीर का ये है कि वही वाली बात की चावल है, दूध है उसमें, जैसे सेवइयां दूध होती है, तो असल में इंग्रेडिएंट्स से बेसिक होता है ना, वो देख रहे होते हैं। बच्चे अगर खा रहे हैं कुछ तो उनको नुकसान तो नहीं करेगा, हाँ यही होता है ना। तो फिर मैंगो भी उनके पेट में चला गया, चावल भी चला गया। उसके बाद पिस्ते, अगर पिस्ता खीर हो गई, और मुख्तलिफ फ्रूट्स के साथ मुख्तलिफ किस्म की खीर को बनाया जा सकता है। सही, मुख्तलिफ फ्रूट्स के साथ मुख्तलिफ किस्म की खीर को जो है बनाया जा सकता है। ऐसी चीज़ है कि जब बच्चा जब खाने लगता है, तो उसके ग़िज़ाओं में एक ग़िज़ा जो है ना वो खीर होती है, हाँ। जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो उसके खानों में एक ग़िज़ा जो है वो खीर होती है। खीर के जो इंग्रेडिएंट है ना वो बड़े नरिशिंग है, ठीक है, दूध है, चावल है इसमें, और वो जब न्यूली मैरिड होती है, यानी कोई कपल होता है या फिर वो शादी के बाद जो पहली दफ़ा कोई बनाई जा रही होती है चीज़, वो भी खीर ही होती है। तो उन लड़कियों के लिए भी बता दें भाई जो शादी के बाद पहली दफ़ा खीर बनाने जा रही होंगी कि वो कौन सी खीर बनाए कि मतलब बस वो उनकी वाह हो जाए, ज़रा ये बताएं। देखिए, वावा के लिए तो आप सिंपल वही नानी दादी वाला फॉर्मूला अपना, अच्छा, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ्लेवर डालना चाहते हैं, देखिए खीर की बेसिक है राइस, मिल्क एंड शुगर, बाकी इलायची, और बाकी इलायची फ्लेवर में से आ जाता है ना, फ्लेवर्स हैं ये, आप रोज वाटर, इलायची, इसमें ज़ैफ़रान, ये सारे फ्लेवर हैं। अब आप कौन सा फ्लेवर डालना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने जो लाइफ की पहली खीर बनाई थी वो बनाई थी 13 साल की उम्र में, और 5 किलो की जो खीर वो मुझे दे दी गई थी कि जी बनाओ, अब तुम उसको फेंटो, जो भी था ना। तो मैं तो तंग आ गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है पहली जिंदगी का पहला पतीला, और वो भी 5 किलो का, और खीर, और नानी ने कहते हिलना नहीं यहाँ से, अच्छा हिलनी और लगी तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो वो डर के मारे जो था ना नानी का, वो खीर मैंने 5 किलो की लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाई थी। तो जी मेरा आगाज तो पहले ही हो गया था शादी से 13 साल की उम्र के अंदर ही। सही, चलिए जी, उन्होंने तो 13 साल पहले खीर बनाई थी, आपने कौन सा जो है ना वो मीठा सबसे पहले बनाया था? मैंने मीठा तो याद नहीं है मुझे, कस्टर्ड बनाया था, हाँ कस्टर्ड बनाया था। लेकिन रबड़ी खीर जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, सही, बहुत मजे की होती है। अच्छा, ये जो पकाने वाली बात की ना इन्होंने, उस पर बता रही हूँ कि वो दूध को इतना ज़्यादा पकाते हैं, मिट्टी की अगर हांडी है तो उसमें तो बना लें, तो उसको रबड़ी की तरह ना उसको ना गाढ़ा कर लेते हैं दूध को। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उसको चावलों को भी ना उसमें डाल के उसको इतना पकाते रहते हैं कि कलर जो है ना बिल्कुल रेडिश सा हो जाता है, उसका ब्राउनिश सा ना, बिल्कुल जो ब्लॉन्ड कलर होता है ना वो वाला हो जाता है। उसके बाद उसमें आप बादाम शामिल करें, जो भी करें, लेकिन बेसिकली वो रबड़ी खीर होती है। रबड़ी खीर होती है, सही, तो बहुत मज़े की होती है वो मज़े की होती है। अच्छा, जो कस्टर्ड है ना वो भी बड़ा मज़े का बन रहा होता है, और मेरी अम्मी तो बड़ा झटपट कस्टर्ड बना लेती हैं। कस्टर्ड में क्या चीज़ें ऐड कर लें जो बच्चों के लिए, घर वालों के लिए मज़ेदार हों? किरण, देखिए बच्चों के लिए, जैसे मेरे घर में तो बच्चा ही बच्चा पार्टी है, तो वो कस्टर्ड में मैं क्या करती हूँ कि इनको थोड़ी सी वैरायटी जब चाहिए होती है तो जी जल्दी से दूध एक तो है फ़ायदेमंद है, दूध में आपने कस्टर्ड मिलाया, जेली आपने इसमें डाल दी, साथ में आपने बनानास डाल दिए, मैंगो का सीज़न है मैंगो डाल दिए, चीकू का सीज़न है उसमें चीकू डाल दिए, अंगूर होते हैं आपने अंगूर डाल दिए, एप्पल डाल दिए, सारे फ्रूट्स आप बिल्कुल आराम से डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें वैरायटी और उसको इन्हांस करने के लिए आप उसमें केक ऐड कर दें, उसमें अगर आपको और वैरायटी करनी है तो आप इसमें कुछ भी किस्म की आपने बिस्किट्स आपने ऐड कर दिए। मुझे ज़्यादातर कैंडी बिस्किट पसंद होता है क्योंकि ज़रा सा स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें क्रंच उसका होता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो कैरमल के साथ बना हुआ होता है। तो आप उसमें बिस्किट ऐड कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ बिस्किट्स, उसमें वैरायटी बहुत है। तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। और आपने और हेल्दी वर्जन जाना तो आपने कुछ सागू ऐड कर दिया, आपने इसमें चिया सीड उसमें ऐड कर दिए, वो आपकी रेसिपी आपको मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह से आप बना रहे हैं। सही, ये सारे हेल्दी वर्जन, ये सारे हेल्दी वर्जन है जो कि इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जनाब, रबड़ी कितनी तरह की होती है, खीर कैसे बन सकती है, और साथ साथ कस्टर्ड कैसे बन सकता है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए,
ये हमने आपको जो है इस शो में बताया। आपको ये जो सेगमेंट है हमारा मीठे वाला और शेफ्स वाला, इसका सेगमेंट जो है वो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा सोशल साइट पर। अभी हमारी शेफ़ जो हैं वो इस वक्त बैठी हुई हैं, बड़ी प्यारी भी लग रही हैं और दिल चाह रहा है कि मज़ीद बातें होती रहें, लेकिन क्योंकि एक और सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए तो ब्रेक तो लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका महविश, बहुत आप लोग हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, इस सेगमेंट का फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात करते हैं मेकअप की, हेयर डू की और ब्राइडल फैशन की, कि किस तरीके से जो है वो ब्राइड आजकल रेडी होती हैं, उनका हेयर डू कैसा होता है, या फिर अगर पार्टी मेकअप के लिए कोई रेडी होना चाहे तो वो किस तरीके से रेडी होता है, हेयर डू और मेकअप जो है वो किस तरह का होना चाहिए, कौन सा वाला हेयर डू जो है अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकी मेकअप कर रहे हैं तो उसके ऊपर सूट करता है, अगर आप जो है बड़ा कोई ग्लिटरी सा मेकअप कर रहे हैं तो उसके ऊपर कौन सा हेयर डू सूट करता है, क्योंकि ये कम्बिनेशन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो मेकअप यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ फिर वो हेयर डू इस तरह से कर लेते हैं कि वो फिर उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। ये सारी बातें और ये सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो ब्यूटी एक्सपर्ट फ़रा सलीम मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं फ़रा, आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, फ़रा जो है वो ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है वो ग्रूमिंग भी करती हैं, ब्राइड्स भी रेडी करती हैं, बड़ा अच्छा मेकअप भी करती हैं। फ़रा बताइए आजकल क्या कुछ एक्टिविटीज़ हैं आपकी और क्या इन है आजकल? बिल्कुल, एक्टिविटीज़ तो आपको पता है, आपने ऑलरेडी बता दी है। हाँ। कि जब हम ब्यूटी एक्सपर्ट हैं तो हम डेफिनेटली एक्टिविटीज़ इन अ सेंस ऑफ कि आजकल आप ब्राइड्स ज़्यादा देख रही हैं, पार्टी मेकअप कैसे आ रहे हैं, क्या चल रहा है फॉलो? बिल्कुल, अभी बेसिकली आपको पता है वेडिंग सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट है, ठीक है ना, जो कि बहुत बेहतर तरीके से मुहर्रम के बाद हो चुका होगा। सही। और हमारे पास बुकिंग्स आ रही हैं, लेकिन हमारे पास जो ब्राइड्स की बुकिंग्स आ रही हैं ना, वो बहुत एक डिसेंट मेकअप की जो है ख्वाहिशमंद हैं ब्राइड्स। इस वक्त उनको ये नहीं चाहिए हमें हैवी भरा हुआ की नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही। जो आजकल इन्हें मैं समझती हूँ वो डिसेंट ब्राइड्स भी डिसेंसी की तरफ चली गई हैं। सही। उनको ये नहीं है कि बस सब कुछ लगा दिया जाए, उनको है बस रेडी अच्छा किया जाए, लेकिन सॉफ्ट और बहुत प्यारा सा मेकअप हो। साथ में हेयर स्टाइलिंग, जो कि पहले आपने शायद देखा होगा पिछले दिनों इतने बड़े बड़े से पफ और ये यहाँ पे जी कर्ल्स आ रहे हैं, ये चीज़ अब इतना ज़्यादा डिमांड आ रही थी। बिल्कुल अब इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। अब जैसे कि लड़कियाँ कह रही हैं कि हमें स्लीक कर दें, लाइक बैक पे तो हो लेकिन थोड़ा सा पफी सा लेकिन बैक हो, ज्यादा आगे ना डले, क्योंकि अच्छा लोग अपने हिसाब से भी तो अपने आप को कैरी नहीं करते ना फ़रा। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि देखिए आपको अल्लाह ताला ने जैसा भी बनाया है आप परफेक्ट हैं, लेकिन अब आप अपने आप को अगर उस हिसाब से कैरी नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके फैशन सेंस में प्रॉब्लम आएगी। भाई अगर आपकी छोटी हाइट है या मोटी गर्दन है तो उस पर क्या ज़रूरत है कि आप इतना हैवी जो है वो एक्सटेंशन लें या जूड़े लगाएं, वो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा ना उसको। अगर आपकी लंबी गर्दन है तो आप जूड़ा बांध लें, आप उस हिसाब से हेयर स्टाइलिंग कर लें। अगर आपकी गर्दन छोटी है तो आप जो है वो शॉर्ट थोड़े से बाल कर सकते हैं, उसके ऊपर सूट करेंगे, खुले रखें एग्जैक्टली। तो इशू ये होता है कि इसी तरीके से अगर आपका कलर जो है वो जैसा भी है, ब्रिटिश है, थोड़ा डल है, या जैसा भी कलर है, तो आप उस हिसाब से जोड़ा कैरी कर लें। अब क्या होता है कि हम लोगों के कलर होते हैं बहुत ज़्यादा डल, अब हम लोग यूज़ करते हैं पीच कलर, अब हम लोग यूज़ करते हैं वाइट कलर, या हम लोग इस तरह के कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो कलर चूज़ करें जो आपके ऊपर अच्छा लगे। इस जो है वो कॉम्प्लेक्स में या एहसास कमतरी में तो जाना ही नहीं चाहिए ना कि जी हम ऐसे या हम वैसे, आप जैसे भी आप परफेक्ट हैं। बिल्कुल। और यू नीड टू चूज राइट थिंग्स ऑन यू। बहुत छोटा अगर आपका फेस है, लाइक आप उसे देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा उसके ऊपर आप हेयर स्टाइलिंग कर लें। अब छोटा सा फेस है, उसके ऊपर इतना बड़ा सारा जूड़ा, इतना बड़ा करें कि बस वो फेस से थोड़ा बड़ा लगे और फेस उसमें खूबसूरत लगे, ठीक है ना, कि ये इतना बड़ा हमने उस पे जो है वो वॉस की तरह कोई गुलदस्ता बिल्कुल जो है वो सजा लिया। फिर क्या होता है कैरी करने में भी प्रॉब्लम होती है, फिर वो बाकी चीज़ों में भी प्रॉब्लम होती है। समझने की ज़रूरत ये है कि वो जो आप टीवी या आप मूवीज़ या आप शूट्स में देखते हैं ना, वो आधे 1 घंटे के लिए या मैक्सिमम वो शूट्स के लिए होता है, वो रेगुलर कैरी करने के लिए नहीं होता। उन मॉडल्स के लिए वहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं स्टाइलिंग के लिए कि खराब ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। अब आपने जो है 4-5 दिन शादी में जाना है, अब आप कैसे एंजॉय करेंगे अगर आप हर वक्त जो है वो अपने हेयर स्टाइल एक्सटेंशन और जूड़े जो है वो कैरी करके घूमेंगे? तो हर चीज़ आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली करें। एक्सटेंशन लगाएं ऐसी जो कि आप कैरी कर सकें, ईजी हो, और आपका कंफर्ट जोन सबसे पहले होना चाहिए। इस पर करेंगे बहुत सारी बातें, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
तो जनाब इस वक्त हम आपको दिखाते हैं, बल्कि आपके लिए सरप्राइज़ ये है कि हमारे स्टूडियो में इस वक्त एक ब्राइड मौजूद है। ब्राइडल मेकअप जो है वो उनका हो रहा है। तो जनाब यू कैन सी कि ये जो है इनका ब्राइडल मेकअप हो रहा है इस टाइम पर, और फराह ज़रा थोड़ा सा गाइड करें कि ये ब्राइडल मेकअप जो है वो कैसे करिए आप। बिल्कुल सबा, आज हमने इसीलिए ब्राइड को अपनी बिठाया है कि ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि आजकल क्या चल रहा है ना। ठीक है, ड्रेस तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया है माशाल्लाह से। तो अब जो है हम ब्राइड को एक ग्लैमरस लुक दे रहे हैं। बेसिकली हम इनको वो ट्रेडिशनल लुक नहीं दे रहे। आजकल चूंकि हमारे पास जो बुकिंग्स आ रही हैं वो ग्लैमरस और डिसेंट लुक से आ रहे हैं, तो हम अभी वही कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट हमारी इनकी बेस, ब्लश ऑन, हाईलाइटिंग हो चुकी है। जस्ट हम आईज मेकअप अब दिखाना चाह रहे हैं ऑन स्क्रीन कि मतलब किस तरह का हम इनको लुक देना चाह रहे हैं। मैं लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली अब देखिए इनका फेस एक राउंड शेप है और बहुत छोटा फेस है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इस पे बहुत सारा मेकअप करें। जी जी, ठीक है, कि इतना ज़्यादा मेकअप हो जाए कि उनका फेस का एक्चुअल कट नज़र ही ना आए। सही, ठीक है। इनका हेयर स्टाइल भी अभी जैसे ये रेडी हो जाता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि इनका हेयर स्टाइल हमने ऐसा क्यों बनाया है। और आईज अभी आपके सामने बनेंगी तो आप देख लेंगी कि ग्लिटरी लुक पे जा रहे हैं और मॉडर्न जो मॉडल ग्लैमरस लुक आजकल डिमांड्स है ना सोशल मीडिया को देख देख कर, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। चलिए जी, बिल्कुल। ये जो है साथ साथ जो है मेकअप अभी हो रहा है और अभी आई शेड लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम आईज मेकअप शो करना चाह रहे हैं। ये पहले स्मोकी टाइप या ये पिंक शेड मुझे यहाँ से जो नजर आ रहा है, पिंक शेड टाइप का जो है वो मेकअप बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा मतलब ड्रेस है ये थोड़ा सा पिंक प्लस ब्राउन पे हम जा रहे हैं। पिंक प्लस ब्राउन पे जा रहे हैं। वो शेड मिलकर एक डिफरेंट ही लुक देता है ना। क्योंकि जो हमने आज ड्रेस वेयर करवाया है इनको वो ना रेड है और ना मैरून है। हमारे पास ब्राइड्स की आजकल डिफरेंट कलर की जो है फरमाइश आ रही है, डिफरेंट कलर की जो है वो फरमाइश आ रही है। बेसिकली सब ऐसा है कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी कि मैं ब्राइड्स हेवन को ओन कर रही हूँ, जो कि एक ब्यूटी सैलून भी है और रेंटल हाउस भी है। लाइक आप अपने ड्रेसेस आकर रेंट आउट कर सकते हैं, अपने भी दे सकते हैं और हमसे ले भी सकते हैं रेंट पर। तो ये ड्रेस भी हमारा है और अब मेकअप भी हमारा है। सही, तो हम सिर्फ वही शो करना चाह रहे हैं कि हम ओवरऑल एक पैकेज अपने ब्राइड्स हेवन में कैसा दे रहे हैं। और दिखाएं ये आई शेड जो है जिस तरीके से लगा रही हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आई शेड लगा रही है। कौन सा कलर जो है वो चूज़ किया है फराह? जी, ये कौन सा हम लोग ब्राउन कलर पहले इसका आईज पर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ब्राउन उसके बाद हम ग्लिटरी वेव उस पे जाएंगे। सही, हम आईज को लुक देने के लिए ब्राउन का शेड यूज कर रहे हैं। सही, आईज को लुक देने क्योंकि छोटी आईज है, थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, और क्या हो रहा है भाई हैपनिंग वहाँ पर? अभी ये जो ब्राउन शेड जो है वो लग रहा है, इसके अलावा जो है अच्छा ये थोड़ा सा शिमर भी लगाया है ना उन्होंने। जी, ये थोड़ा सा जो है वो शिमर भी लगाया है। और देखिए ये आप अगर जरा थोड़ा सा कैमरा क्लोज करेंगे तो मैं प्लीज जरा थोड़ा फोकस करें तो वो मेकअप जो है ना वो, ताकि लोग देख सकें कि किस तरीके से मेकअप हो रहा है। तो प्लीज जरा ये फोकस करें। ये शिमर लग रहा है ना फराह? नहीं, ये शिमर नहीं लग रहा। अभी हम आईज के नीचे, मैंने आपको बताया आईज छोटी है, हमें उन्हें बड़ी करने के लिए मेकअप अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको ब्लश ऑन का बताना चाह रही हूँ कि हमने ब्लश ऑन को अप्लाई करने के बाद उस पर हाईलाइटिंग की है। अब मैं यहाँ आपको सब बताऊँ कि लोग कहते हैं कि हाईलाइटर जितना भी हो बस लगा दें, समझ रहे हैं? क्योंकि उससे एक ग्लोइंग लुक आता है, ग्लोइंग लुक आता है। केक की बेस हमने नहीं बनाया, मैं यही बताना चाहूँगी कि बिल्कुल नेचुरल बेस है। आजकल ब्राइड्स की यही डिमांड। यस, सही कह रही हैं। तो ये बड़ी नेचुरल सी बेस लग रही है। अच्छा, अभी ये कॉर्नर कर रही है इनके ना? जी सही, ये कॉर्नर्स को थोड़ा सा ब्लैक में लेकर जा रही हैं। ब्राउन, ब्लैक एंड देन ग्लिटरी पे जाएंगे हम। सही, तो इनकी आईज माशाल्लाह आप देखिएगा इतनी खूबसूरत बनकर आएंगी ना। सही। अच्छा, ये जो बेस लगाया है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्राइड्स को बहुत सारे बेस की ना पूरी लेयर लगा देते हैं। तो ये जो बेस बेसिकली ब्राइड्स को लगाना चाहिए, ये किस तरह से जो है ना मैं आपको बताऊं कि मैं आपको सीधी एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा नॉर्मल और लोकल ब्रांड पे आप जाएंगी ना, तो वो बेस आप ना भी 3 लेयर लगाएं लेकिन वो आपको केक ही शो करेगी। अच्छा, करेगी। आप एक अच्छा ब्रांड यूज करेंगे, अच्छे फाउंडेशंस यूज करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको नेचुरल लुक देगा। और हमारी कोशिश होती है हम इस तरह के ही फाउंडेशंस यूज करें। बिल्कुल। और दूसरा आईज का मेकअप कहाँ तक पहुंचा? और हमारी बेस बिल्कुल भी केकी नहीं होती। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप खुद इनको देख सकते हैं कि आपको फील ही नहीं होगा। सब सारी ब्राइड्स को शिमर लगाना चाहिए? क्योंकि यूजुअली कुछ ब्राइड्स जो हैं वो शिमर लगा के बस ऐसा लग रहा होता है कि पूरे मुंह पर बस शिमर ही शिमर लगा हुआ है। तो क्या करना चाहिए कि ब्राइड्स को सारी ब्राइड्स को शिमर लगाना चाहिए या फेस के अकॉर्डिंगली? नहीं, 2 चीज़ें सब इसमें। एक तो ये कि आप ब्राइड से या अपने क्लाइंट से पहली बात तो कन्वर्सेशन करें, डिस्कस करें कि एटलीस्ट वो क्या चाहती हैं। वो क्या चाहती हैं? कुछ
की ख्वाहिश होती है तो उनको हम बताते हैं कि ठीक है आपकी आइज़ पे वैसे ग्लिटर अच्छा लगेगा नहीं, हाँ। लेकिन हम टच कर देंगे क्योंकि आपकी विश है, आपकी विश है तो हल्का सा कर देंगे। लेकिन कुछ की आईज इतनी खूबसूरत ऑलरेडी होती हैं जो अल्लाह ताला की कुदरती मतलब होती है, अल्लाह ताला ने बनाई होती हैं, तो उन पे जब हम ग्लिटर अप्लाई करते हैं ना इट विल लुक्स अमेजिंग कि वो बहुत खूबसूरत लुक आपको बहुत देता है। खूबसूरत लुक आती तो है। एक तो ये कि आप डिस्कस और कन्वर्सेशन करें। सही। दूसरा, अगर ब्राइड फिर भी नहीं मान रही है तो आप उनको काउंसलिंग करें, उनकी आप उनको समझाएं। और बहुत सी ऐसी अच्छी एजुकेटेड जो गर्ल्स होती हैं वो समझ जाती हैं इस बात को और वो हम पर छोड़ देती हैं, तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। अच्छा, ये जो ड्रेस है ये बड़ा खूबसूरत ड्रेस है। अगर इस ड्रेस को आप फोकस करें तो ये इस तरह के ड्रेसेस भी जो है ना वो काफ़ी इन है और काफ़ी हैवी ड्रेस है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा ड्रेस लग रहा है। अच्छा, ये ना अच्छा वाला रेड है जिसको कहते हैं ना, यानी अनारी रेड। हाँ, अनारी रेड है। ये डल और ये मैट भी है और डल भी है और इनहेंसिव भी है। यानी कि बहुत सारे रेड कलर्स जो होते हैं ना, रेड्स में भी बड़ी सारी फैमिलीज होती हैं कि रेड की बहुत सारी फैमिली होती है। कुछ जो होता है वो बड़ा चीखता हुआ रेड होता है, कुछ जो है थोड़ा सा डल होता है, बट इट्स रियली गुड रेड। ये बहुत अच्छा रेड है और जब भी आप रेड कलर का इंतखाब करें तो ये सोच के करें कि या तो आपने फिर ट्रू रेड कलर यूज़ करें, क्योंकि फ़र्क यूजुअली ये होता है कि ये जो इस तरह से कलर चूजिंग होती है ना, इसमें कच्चे कलर भी होते हैं, पक्के कलर भी होते हैं, क्वालिटी कलर्स भी होते हैं और फिर लो क्वालिटी कलर्स भी होते हैं। यू नो दिस इज अमेजिंग। ये शरारा भी बड़ा इनका जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने जैसा कहा है चीखता हुआ रेड, हाँ, ये कोई भी आजकल पसंद नहीं बिल्कुल नहीं सही, बिल्कुल। थोड़ा सा मैट पे जा रहे हैं लोग। हाँ। और इस कैटेगरी के हमारे पास 5 आर्टिकल्स हैं। अच्छा। मतलब इसी में डिफरेंट शेड्स, किसी में रेड थोड़ा मिक्स ज़्यादा किया हुआ है, किसी में पिंक थोड़ा है, तो ये लुक बहुत अच्छा चल रहा है हमारा आज। सही। और ये मोस्ट डिमांडिंग आर्टिकल है हमारा, मोस्ट डिमांडिंग है जी। बस टाइम भी शॉर्ट है और जल्दी जल्दी जो है वो अब बस लग रही है लिपस्टिक। और आई वांट कि आप अगर दुपट्टा जो है वो साथ सेट कर सकें तो दुपट्टा भी साथ जो है वो सेट, बस लिपस्टिक थोड़ी सी हो जाए, हाँ, तो फिर उसके बाद में अगर हो जाए दुपट्टा कर देती हूँ बेटर। क्योंकि भाई हमेशा जो है यूजुअली ये होता है कि हम लोगों को टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो काम करना होता है और सारी चीज़ें जो भी चल रही होती है, हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और जो ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स हैं वो लेकर आए। तो आज हमने सोचा कि आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं फ़रा से, और फ़रा से पूछेंगे जी ब्राइड जो है वो कैसे बनाई जा सकती है और ब्राइड्स के जो फैशन है, ब्राइड्स का जो मेकअप है, ब्राइड की जो ज्वेलरी है, जो कपड़े हैं, वो बेसिकली कैसे होने चाहिए। सो नाउ कहाँ तक पहुँचा जी काम? बिल्कुल, बस अब हमारी लिपस्टिक ऑलमोस्ट एंड पर है, ऑलमोस्ट लग रही है लिपस्टिक। और उसके बाद आप देखिएगा कि जो ब्राइड है उनका लुक जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो रहेगा। चलें जी, तो इस हवाले से जो है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आई गेस इनकी फ़ाइनल लुक अगर दिखा सकें तो प्लीज़ काइंडली दिखा दीजिएगा ज़रा सा। चलें जी, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा ब्राइड को कि जी लिपस्टिक लग गई है, नाउ हाउ शी इज़ लुकिंग। सो यू नो ये आप देख सकते हैं, ये है जी फाइनल टच ब्राइड का, जो कि आप देख सकते हैं कि ये बड़ी जो है वो प्यारी लग रही हैं और लिपस्टिक जो है इनकी ये बहुत प्यारी लग रही है। चलिए जी, तो ये ब्राइड जो है इनको लग रही है रेड कलर की लिपस्टिक और ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो लिपस्टिक है जो कि लग रही है। अच्छा, लिपस्टिक लगाना भी ना और बिल्कुल मैचिंग के साथ लगाना और वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। प्रॉब्लम ये है कि वटेवर यू आर वेयरिंग, वटेवर यू आर डूइंग, एटलीस्ट वो एक दूसरे के साथ मैच करे, कॉम्प्लीमेंट करे, तब जाके आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी लगती है। फ़रा ज़रा अगर कैमरामैन हमारे फोकस करें तो वो दिखाएं कि ये लिपस्टिक जो है वो लग गई है, ज़बरदस्त सी लिपस्टिक है रेड कलर की। अच्छा फ़रा, ये लिपस्टिक का कलर कौन सा कहलाता है? ये लिपस्टिक कलर रेड नहीं है। रेड नहीं है? नहीं, ये ब्लड जो हमारा ब्लड का कलर होता है ना, ब्लड रेड जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ये ब्लड रेड जो है वो लिपस्टिक है? ये वो ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड लिपस्टिक। हमने इसको थोड़ा सा टच अपनी ड्रेस के साथ देना चाहा है, वो मैच हो जाए, बिल्कुल मैच हो, क्योंकि ये कलर ऐसा है कि इसको हम बना सकते हैं, मिक्सिंग करके भी हम लिपस्टिक को बना सकते हैं, मिक्सिंग करके बनाया जा सकता है। सही। तो जनाब ये ब्लड रेड जो है कलर की लिपस्टिक लग गई है। अच्छा, ये वो वाला रेड नहीं है जो एक डायरेक्ट रेड आप अप्लाई करते हैं ना। अच्छा, कोई भी जब डायरेक्ट रेड अप्लाई कर रहा होता है तो डेफिनेटली उसके साथ कोई ना कोई दूसरा कलर ज़रूर मैच कर रहे होते हैं। तो ये है ब्लड रेड और फाइनल टच जो है वो हो रहा है इस तरह से कि जो ब्राइड हैं उनको रेडी किया जा रहा है और वाकई माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आपकी आंखें वाकई बड़ी जो है वो इन्हेंस हो गई हैं और बहुत अच्छा जो है वो लुक दिया है। अच्छा, ये जो हेयर डू आपने किया है
ये क्या जूड़ा बनाया है, बाल खोले हैं या अभी ये बाल बन जाएंगे इनकी? अभी ये बनने हैं। अच्छा, बनने हैं। ये हाफ हेयर डू तो ये इस तरह से जूड़ा बनेगा? असल में जूड़ा ये इसलिए बनाया है कि हम दुपट्टा सेट कर सकें। सही। इसको हमने शो नहीं करना। बेसिकली शो हमारा फ्रंट होगा और आगे हम अगर कर्ल्स करके हल्के से बाल कर देंगे सिर्फ लाइट से, बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं देना हमें। क्योंकि देखिए ड्रेस ऑलरेडी बहुत हैवी है, ड्रेस ऑलरेडी बहुत हैवी है, तो हमें बाकी चीज़ों को लाइट रखना है। बाकी चीज़ों को लाइट रखना है, सही। सो ये अभी दुपट्टा सेटिंग होगी तो फिर ये हेयर डू भी अभी होगा। तो जनाब ये होने जा रही हैं हमारी ब्राइड रेडी, और दैट्स रियली ग्रेट कि ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह से कि भाई ब्राइड को इस तरह से रेडी किया जा सकता है। अच्छा फरा, मैं चाहूँगी कि आप इनको दुपट्टा उड़ाएं ताकि इनकी फाइनल लुक जो है वो हमारे सामने आ जाए, और फिर हम फाइनल लुक जो है ब्राइड की दिखा दें। तो ये आप चेक करें थोड़ा सा, अगर ये जो मेकअप आर्टिस्ट हैं ये ज़रा सा ब्राइड की फाइनल लुक दिखाएं तो विल सी कि ये ब्राइड जो हैं ये लग रही हैं बड़ी प्यारी सी, और आईज़ का मेकअप भी इनका बहुत प्यारा लग रहा है, और जिस तरीके से इनकी लुक है, ये फाइनल लुक है, ये बड़ी प्यारी लग रही हैं ब्राइड। अच्छा जी, अच्छा ये दुपट्टा जो है वो अभी सेट कर रही हैं, दुपट्टा सेटिंग हो रही है इनकी। और ये साइड पे क्या लगा रही हैं, ये जो मेकअप आर्टिस्ट लगा रही हैं, ये साइड पे शिमर लगा रही हैं, क्या चीज़ लगा? हाईलाइटर। सही, मैंने आपको बताया ना कुछ एरियाज़ को हमें हाईलाइट करना पड़ता है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलें जी, आप अपनी फाइनल लुक दिखा दें। उनके हाथ से जो है वो उन्होंने जो लिया हुआ है वो प्लीज़ ले लें ताकि ब्राइड की फाइनल लुक दिखा दें। और अगर आप थोड़ा खड़ी हो सकती हैं स्टैंडिंग में तो प्लीज़ आप थोड़ा स्टैंडिंग में आ जाएं, अगर दुपट्टा हो गया ठीक तो। पिंच नहीं लगी? चलें जी। अच्छा, खड़े होने में थोड़ा अच्छा चलें, ओके ठीक है, चलें जी। ये है जी। अच्छा, ज्वेलरी भी बड़ी प्यारी जो है वो सिलेक्ट की है। आजकल ज्वेलरी भी जो है वो डिफरेंट आई हुई है ना, तो ज्वेलरी भी बहुत प्यारी सिलेक्ट की है। तो ये जी ब्राइड जो है ये हो गई हैं रेडी, और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे तरीके से जो है ये दुपट्टा सेट किया है। और फ़रा सलीम ने जो है, ये फ़रा सलीम की ब्राइड है, और फ़रा सलीम ने जो है बड़ा अच्छा इनको इतने कम टाइम में जितना किया है इन्होंने। बिल्कुल, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। हाँ बिल्कुल, टाइम बहुत शॉर्ट था, यू आर राइट। तो इतने कम टाइम में जो है बहुत अच्छा इन्होंने जो है इसको कैरी किया है और सारा कुछ किया है। चलें जी, ये थी फ़रा सलीम की ब्राइड जो मैं हमने आपको दिखाया लाइव कि किस तरीके से मेकअप होता है ब्राइड्स का। आज के शो का ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया फ़रा, आप हमारे शो पर आई और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना वीकेंड जो है वो अच्छे से गुजारिए, और ज़रूर आज के शो का फीडबैक दीजिए सोशल साइट पर। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।